हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि राजस्थान के रेफरेंस में है। राजस्थान एपीयू को हम लोग कवर कर रहे हैं। क्रैश कोर्स हमारा यूट्यूब पे चल रहा है। इससे पहले हमारे 3 बीएनएसएस के लेक्चर भी आ चुके हैं। आप लोग उसको भी कंटिन्यूएशन में देखते रहिए। बीएनएसएस प्लस सीआरपीसी को लेके कवर किया गया है। इवन इसमें भी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है या बाकी के जो हम लोग एक्ट भी पढ़ेंगे, और जो मेजर लॉज हैं वो हम लोग कंपैरेटिव ही पढ़ेंगे। इस एक्ट को करते टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जैसे किस किस तरीके से इस एक्ट से क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं। तो इस एक्ट को एक बार पढ़ना है, नोट से रिवाइज करना है, उसके अलावा कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का ये एक्ट है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 जैसे सबसे पहले तो मानिए डेफिनेशन के लिए है, और यहाँ से आता ही आता है क्वेश्चन। जैसे 212 हो गया, 235 हो गया। ये तो जैसे 212 बताता है चाइल्ड क्या है, 235 बताता है जुवेनाइल क्या है। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दोनों ही ये बताते हैं कि चाइल्ड भी वो बच्चा होगा जो कि 18 साल से कम होगा। जुवेनाइल मतलब भी वही चाइल्ड होगा जो कि 18 साल से कम है। मतलब कि जुवेनाइल के लिए ये जरूरी नहीं, अगर वो 18 साल के ऊपर है तो उसको जुवेनाइल कोर्ट डील नहीं करेंगी। तो 212 और 235 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, ऑफ ए चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो टर्म्स भी आते हैं। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के कौन होते हैं? वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई ऑफेंस किया होता है। अब ऑफेंस किए होते हैं जिनमें, उसकी भी कैटेगरी होती है। जैसे कि 4 कैटेगरी में दिया हुआ है। एक हमारा जो पेटी ऑफेंसेस हैं, एक सीरियस ऑफेंस है। सीरियस ऑफेंस हमारा 2021 वाले अमेंडमेंट से 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से डिवाइड हुआ। और शीला मित्तल का केस भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट केस है। उसके अलावा सबसे लास्ट में होता है हीनियस ऑफेंसेस। तो ये 4 कैटेगरी हमारे पास देखने को आती हैं किसके रेफरेंस में, जो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं उनको। मतलब कि अगर कोई भी 17 साल का बच्चा है, कोई भी 12 साल का बच्चा है, सपोज जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कोई एक 17 साल का बच्चा है, उसने कहीं चोरी करी, तो वो क्या हुआ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। कोई एक 12 साल का बच्चा है, उसको उसके घर वालों ने अबेंडन कर दिया, ठीक है, मतलब उसके घर वालों या घर में सबकी डेथ हो गई, रिश्तेदारों ने उसे रखा नहीं, जाके रोड पे उसे छोड़ा है। तो क्या किया गया, अबेंडन कर दिया गया। वो बच्चा मिलता है, उसकी इंक्वायरी करी जाती है कि कोई है कि नहीं है, फिर उसे प्रॉपरली डिक्लेयर किया जाता है कि अबेंडन है। तो ये इस टाइप के जो बच्चे हैं, इनको क्या चाहिए, केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये डिफरेंस है दोनों में, आपको पता होना चाहिए। और चाइल्ड और जुवेनाइल क्या होता है ये भी आपको पता चाहिए, कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके से, जैसे चाइल्ड को भी हम लोगों ने यहाँ पे समझा, एप्रीहेंशन हम लोग देखेंगे सेक्शन 10 में। बोर्ड जो बनता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बनता है, वो किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा हीनियस ऑफेंसेस के लिए 16 से 18 साल के बीच में जब होता है, तो प्रिलिमिनरी एक कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है कि ये बच्चे को हम लोग एज अ एडल्ट ट्रीट करेंगे और एज अ जुवेनाइल ही ट्रीट किया जाएगा। चिल्ड्रंस कोर्ट क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी मार्क कर लो, बेल क्या है, रूल है। जुवेनाइल्स के केस में आप बेल आपको देनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप बेल ना दो, ठीक है। तो जैसे बाकी के ऑफेंसेस में होता है ना कि बेल डिस्क्रिशन पे होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और बेल से रिलेटेड हमारा सेक्शन कौन सा है, बेल से रिलेटेड हमारा जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 इसको डील करता है, ठीक है। 12 से लेके 14 तक यहाँ पे लिखा भी है। उसके अलावा 12 के बाद फिर जैसे 12 है, ये 12 हो गया बेल का। फिर आता है 13। 13 किससे रिलेटेड होता है, 13 रिलेटेड होता है हमारा जो पेरेंट्स हैं और जो सोशल इन्वेस्टिगेशन है, इससे रिलेटेड इंक्वायरी और उसके टाइमलाइन से रिलेटेड होता है हमारा सेक्शन नंबर 14। तो इस तरीके से ये पूरा एक्ट चलता है। जो मेन बात आप लोगों को समझने वाली है वो ये है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है हमारा, ये बच्चों के रिगार्डिंग है। अगर उनका कोई भी ऑफेंस होता है, किसी भी बच्चे का कोई ऑफेंस हुआ है, तो कहाँ डील किया जाएगा, दो ही एक्ट है हमारे पास, पॉक्सो एंड जेजे एक्ट, ठीक है।
तो जेजे एक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जेजे एक्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो उनका कोर्ट का प्रोसीजर कैसे होगा, उनको बेल दिया जाएगा, अगर वो अंडर ट्रायल जाते हैं तो किस तरीके से जाएंगे, पूरा प्रोसेस हमको जेजे एक्ट में देखने को मिलता है। आपके में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, चैप्टर नंबर 4 तक ही है, सेक्शन नंबर 1 से लेके 26 तक ही आपको पढ़ना है, पूरा ऐड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके प्री में इतना ही पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो आप इतना ही पढ़िए, इसके ऊपर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जो हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 हमारा बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की। क्या बात, क्या नाम है इसका, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। एक्सटेंड कहाँ करता है, होल ऑफ इंडिया पे। कब कमेंस हुआ था ये, 15 जनवरी 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा ये एक्ट जो है वो हमारा लागू किया गया था। एक्ट जो है ये हमारा 1 के 4 में बताया गया है। द एक्ट हैज अ ओवर राइडिंग एप्लीकेशन, मतलब कि सपोज कोई एक ऐसा ऑफेंस हो गया, वो यहाँ भी फॉल कर रहा है, वो किसी और एक्ट में भी फॉल कर रहा है, तो जो प्रोसीजर है वहां का प्रोसीजर नहीं फॉलो करेगा, ये स्पेशल लॉ है, यहाँ का ही प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो बाकी सारी जगह के जो एक्ट के प्रोसीजर हैं उसको हम लोग ओवर कर देंगे, उसको साइड में हटाओ, जेजे एक्ट प्रिवेल करेगा। साफ सीधी सी बात है। अब इससे जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके पेपर में, तो जैसे आप पूछ लिया गया जेजे एक्ट 2015 कब आया था, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कब आया था, 15 जनवरी 2016 को आया था, ठीक। बताइए बीएनएसएस कब आया था, कमेंट में बताइएगा। द एक्ट एक्सटेंड टू, कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई होता है, तो हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा होल ऑफ इंडिया। ओके, अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। तो पहले जितनी भी चाइल्ड रिलेटेड डेफिनेशंस हैं एक जगह पे हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से डेफिनेशंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन का इसमें, और ऐसा नहीं कि सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। और अराउंड अराउंड मतलब ये समझिए 61 डेफिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए पहली डेफिनेशन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, अबेंडेंट चाइल्ड। अबेंडेंट चाइल्ड कौन सा, अभी हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किया तभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अबेंडेंट चाइल्ड वो होता है जिसको कि उसके बायोलॉजिकल फादर जो है या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है, मतलब कि अगर किसी बच्चे को किसी ने अडॉप्ट भी किया था बट स्टिल उसने उसको अबेंडन कर दिया है, तो वो बच्चे को क्या क्या कहा जाएगा, लॉ की नजर में अबेंडेंट चाइल्ड कहा जाएगा। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, चाइल्ड डेजर्टेड बाय अ बायोलॉजिकल अडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियन, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो गार्जियन हो, एंड डिक्लेयर अबेंडेंड बाय द कमिटी आफ्टर इंक्वायरी। उसके अलावा ये नहीं कि हाँ घर वालों ने छोड़ दिया तो उसको सीधे अबेंडेंट बोल दिया, नहीं, कमेटी के द्वारा इंक्वायरी करी जाएगी कि हाँ भाई सही है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा घर वालों से परेशान होके उसे पबजी खेलने में नहीं मिल रहा था, घर वालों से परेशान होके भाग आया और ऐसे ही अपने आप चिल्लाने लग गया कि मुझे अबेंडेंट कर दिया, अबेंडेंट कर दिया। तो ऐसा नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करी जाएगी और उसके बाद उसको अबेंडेंट घोषित किया जाएगा अगर वो साबित होता है। चाइल्ड कौन होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया दोबारा, चाइल्ड क्या है, अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है, जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं वो होगा चाइल्ड। अब आप लोग मुझे ये बताइए, यही सेम डेफिनेशन हमको कहाँ देखने को मिलती है बेटा, बीएनएस में, सेक्शन नंबर कौन सा है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। 213, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, child alleged or found to have committed an offense and who was below 18 of the on the date of an offense, मतलब कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कौन है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वो है जिसके ऊपर एलिगेशन है या फिर पाया जाता है कि इसी इंसान ने ये चोरी करी है, ये मर्डर किया है, ये डकैती डाली है, कोई भी ऑफेंस है इस बच्चे ने किया है और इसकी जो एज है वो किससे कम है, 15, वो 18 साल से कम है, तो फिर उसको बोला जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डेट आपको काउंट करने को मिली है तो एक फंडा याद रखिएगा, जिस डेट पर ऑफेंस हुआ है उस टाइम पे उसकी उम्र क्या थी। सपोज ए नाम का कोई बंदा है, आज वो 15 साल का है, पांच उसने आज एक क्या किया, मर्डर किया, कोई रेप किया, ठीक है। अब ये आज से 10 साल बाद जाके जब बहुत स्पीडी तरीके से पुलिस वालों ने काम किया तो 10 साल बाद जाके इसको अरेस्ट किया। अब 10 साल बाद ये कितने साल का होगा,
ऑब्वियसली 25 साल का हो जाएगा। तो अब दिमाग में आएगा कि अब तो ये 25 साल का है, तो अब इसका जो एज अ जुबिनाइल केस क्यों चलेगा। लेकिन जिस टाइम पे ऑफेंस किया होता है उस टाइम से काउंट किया जाएगा, उससे जब वो अरेस्ट हुआ है उस टाइम से कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो यानी कि इसका केस जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास ही जाएगा। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहाँ दे रखा है, 213 में। आपको सेक्शन नंबर भी ये याद होना चाहिए। यहां तक सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 214 क्या बात करता है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। वाइड प्रोटेक्टिव कैटेगरी है इंक्लूडिंग, भाई देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को घर से निकाल दिया गया, उसको 12 साल का कोई बच्चा था, उसे जरूरत थी लेकिन अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे होमलेस हो गए, या फिर कोई ऐसे बच्चे थे जिनको किडनैप करके लेके गए और फिर उनको बेगिंग के लिए काम में लगा दिया, या फिर तस्करी के लिए लेके जा रहे थे, उनको बेचने के लिए कहीं ले जा रहे थे, रास्ते में कोई भाग गया वहां से, किसी भी तरीके के कोई भी नेग्लेक्टेड हो, कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको अब्यूज किया जा रहा था, ठीक है, जो मिसिंग है, ट्रैफिक्ड है, या फिर अनसपोर्टेड चाइल्ड भी है, तो इन सारी कैटेगरीज के अंदर जिसको भी आपको देख के ही लगे कि हाँ भाई इसको जरूरत है, ये थोड़ा सा स्टेबल इसका जीवन नहीं चल रहा है, ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये दो कैटेगरीज हमारे पास हमको देखने को आती हैं। ठीक है, एक दो 14 हो गया, एक दो 13 हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड, कितना है, 18 साल। ठीक, ओके। फॉर सीसीएल, सीसीएल मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, केवल चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ नहीं। ये बताओ सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन है हमारा 213। और अभी यहाँ पे होता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वो होता है 214। तो फॉर सीसीएल एज इज चेक ऑन, जिस टाइम एज कब चेक करी जाती है, जिस टाइम ऑफेंस हुआ, जब अरेस्ट किया गया, जब चार्जशीट बनी, कब, या जजमेंट की डेट पे, जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चाइल्ड से रिलेटेड और कौन कौन से डेफिनेशन हैं। तो बेटा 215 पढ़ लो, 216 पढ़ लो, 235 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 242 और 260, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है, भी देखते हैं। तो 215 क्या बताता है, 215 बताता है चाइल्ड फ्रेंडली, ह्यूमेन, कंसिडरेट एंड बेस्ट इंटरेस्ट बिहेवियर जो होता है, प्रोसेस, इन्वायरमेंट और ट्रीटमेंट, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे हमें बताया जाता है। ठीक है, कहाँ है, 215 में। अच्छा, कुल मिला के जो भी बोर्ड की प्रोसीडिंग है, इन सारे सिनेरियोज की प्रोसीडिंग है, वो क्या होनी चाहिए, ह्यूमेन होनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। जो बिहेवियर है कोर्ट का, जो बिहेवियर है जो ऑफिसर्स हैं उन सब का, वो सब क्या होना चाहिए, ह्यूमेन हो, कंसिडरेबल हो, बेस्ट इंटरेस्ट बिहेवियर होना चाहिए, और जो ट्रीटमेंट है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। ये बताया गया है 215 में। 216, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, चाइल्ड जो इस तरीके से मिलते हैं इन केयर ऑफ प्रोटेक्शन वाले, वो सब क्या है, लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। किस उसमें उनको हम लोग लीगली फेयर करते हैं, कमेटी बनती है सेक्शन नंबर 38 के अंतर्गत। ठीक है, उसकी जो ये सेक्शन नंबर 38 है, यहाँ पे एक कमेटी बनती है, एक कमेटी होती है जो कि प्रोसेस क्या करती है, एक इंक्वायरी करती है। वो सब इंक्वायरी के बाद जो सब कुछ ऑल ओके हो जाता है, तब फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं ये एलिजिबल हो जाते हैं, किसके लिए, लीगली फ्री एडॉप्शन के लिए। चाइल्ड डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन बाय द कमिटी आफ्टर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 38, उनको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नाम, कारा का। ठीक है, ये सब एडॉप्शन का काम इसी का ही होता है, कारा का। अभी आगे हम लोग देखेंगे कारा को भी। अब आगे देखते हैं 235 जुवेनाइल, सिंपल सी बात, स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 242 ऑर्फन, चाइल्ड विदाउट, कुछ लोग कहते हैं कि जुवेनाइल, ये कुछ लोग का मानना है, उसको आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जैसे आप लोगों को कहीं सुनने में आ जाएगा कि जुवेनाइल का मतलब वो होता है जिसपे ऑफेंस लगा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जुवेनाइल का टर्म यही है कि इन्होंने
इंस्ट्रूमेंटेलिटी मेंटेन करते हुए रखा है, वही टर्म जुवेनाइल, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, बाकी सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग लेके गए। चाइल्ड थोड़ा सा विस्तृत टर्म हो जाता है, बस ये बात है। तो जुवेनाइल और चाइल्ड का मतलब लगभग लगभग सेम है, लेकिन जुवेनाइल के अंदर कैटेगरीज आती हैं जो कि हम लोग देखते हैं, चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये सारी चीजें। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रखिए, जितनी डेफिनेशन है उतना रखिए, बाकी डेप्थ में जब पढ़ना होगा तो हम लोग मेंस में देखेंगे, आंसर जब लिखने होंगे। ऑर्फन, अच्छा, अगर किसी को भी राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज लेनी है प्रीलिम्स, तो बियॉन्ड बेयर एप्स की तरफ से टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, लक्ष्य टेस्ट सीरीज है, इसमें 15 टेस्ट हैं हमारे। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, 499 की वो टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। आफ्टर 15 अगस्त वो टेस्ट सीरीज आपको 799 की मिलेगी। अगर कोई भी लेना चाहता है, 15 टेस्ट हैं, आप लोग को स्क्रीन पे नंबर शो ही हो रहा है, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज डाल दीजिए, आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ऑर्फन हो गया। ऑर्फन मतलब चाइल्ड विदाउट, ऑर्फन की पहले डेफिनेशन बताओ, वो सेक्शन बताओ, 242। सबसे इंपॉर्टेंट, 215 में क्या था, चाइल्ड फ्रेंडली। 214 में क्या था, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और 213 में क्या था, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, 242 ऑर्फन, चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड अनाथ, ऐसा चाइल्ड जिसका कोई भी बायोलॉजिकल या फिर अडॉप्टिव या फिर कोई लीगल गार्जियन ना हो, और उसके जो गार्जियन अगर हैं भी, तो उन्होंने क्या किया हो कि भैया हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, आप ही ले जाओ, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा बच्चा जिसके ना बायोलॉजिकल फादर है, ना कोई क्या बोलते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, और ना उसका कोई लीगल गार्जियन है, और अगर कोई गार्जियन है तो है, उसने उसको पालने से मना कर दिया है, उसकी केयर एंड प्रोटेक्शन वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्फन। 260 क्या बताता है, सरेंडर्ड चाइल्ड, चाइल्ड जो कि क्या है, रेलिंक्विश्ड है, किसके द्वारा, बाय पेरेंट्स गार्जियन ड्यू फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड सरेंडर बाय द कमेटी। मतलब कि उन्होंने अबेंडन नहीं किया है अपने बच्चे को, उनसे अब अपना बच्चा पाला नहीं जा सकता, तो उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर कर दिया तो वो कहाँ पे आएंगे, 260 के अंदर आएंगे, वो पेरेंट्स और गार्जियन जो फिजिकली, इमोशनली या सोशल फैक्टर्स के बेसिस पे, समझो, फिजिकली, इमोशनली और सोशल फैक्टर्स के बेसिस को कंसीडर करते हुए इनके कंट्रोल के बियॉन्ड जा चुकी है बात, बियॉन्ड कंट्रोल, क्या, कि ये बच्चा जो है इसको हम पाल नहीं पाएंगे, और ये जाते हैं कहाँ, कमेटी के पास, किसको लेके, चाइल्ड को लेके, और अपना राइट्स जो है वो रिलिंक्विश कर देते हैं कि भैया हम नहीं पाल पा रहे हैं, सरेंडर कर दिया अपने सारे राइट्स। तो ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, सरेंडर चाइल्ड। कौन सा सेक्शन, 260 है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखते हैं बेटा, कैसे कैसे। हाँ बेटा, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन बाई डिक्लेयर्ड बाई, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन इज डिक्लेयर्ड बाई बोर्ड कमिटी पुलिस सेशन कोर्ट। तो चाइल्ड को लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन कौन डिक्लेयर करता है, हम लोगों ने देखा सेक्शन 38 के अंदर एक कमेटी बनती है, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, ऑप्शन बी सही हो गया, कहाँ पे, सेक्शन 38 के अंदर इंक्वायरी से। फिर जुवेनाइल अंडर सेक्शन 235 मीन्स बिलो 14, बिलो 16, बिलो 18, बिलो 21, बिलो 14 होता है ना शायद, हाँ बिलो 14 होता है। कहाँ दिया हुआ है, तो 35 में बिलो 14 नहीं दिया हुआ है, दिमाग दिमाग से बेच खाओ तुम लोग, बिलो 18 साल, 18 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान अपना पूरा यही एकत्रित रखो, ऐसा नहीं 2-2 मिनट पे भटक जाओ। ठीक है, अब ऑफेंस के क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, और फिर पेटी ऑफेंसेस वाले, सीरियस ऑफेंसेस, और
हमारा हीनियस ऑफेंसेस ये वाली रिस्पेक्ट में। तो 245 पेटी ऑफेंस, 54 ए सीरियस ऑफेंस, 54 बी सीरियस ऑफेंसेस टू, और ये कब ऐड हुआ? 2021 में इसको ऐड किया गया। उसके बाद आता है 233 में हीनियस ऑफेंसेस। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हुआ क्या, देखो सबसे पहली बात समझो, पेटी ऑफेंसेस मतलब ऑफेंसेस फॉर विच मैक्सिमम पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर। मतलब कि यहाँ देखो, पेटी ऑफेंस, इसका जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो कितना है? 3 ईयर्स है। तो मतलब थेफ्ट, थेफ्ट का मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? 303। 303 में 3 साल तक का है, तो वो कहाँ जाएगा? पेटी ऑफेंस में चला जाएगा। फिर आया 254 ए। 254 ए में आया, तो पहले की बात करते हैं क्या था। पहले सिर्फ इतना था, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 3 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। मतलब कि सीरियस ऑफेंस, पहले जो हम लोग अभी इसके रेफरेंस में बात नहीं करेंगे, सेकंड वाली पहले बात बात करते हैं। मतलब मिनिमम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है। मिनिमम कितना दिया है? 3 ईयर्स। मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? 7 ईयर्स। ठीक, मिनिमम मैक्सिमम दो चीजें हम लोगों ने पकड़ ली। पेटी ऑफेंस कितना था? पेटी ऑफेंस 3 साल तक का था। सीरियस ऑफेंस 3 साल से लेकर 7 साल तक का। फिर आता है हमारा हीनियस ऑफेंस, सेकंड कैटेगरी अभी देखेंगे, पर अभी रुकिए। ऑफेंसेस फॉर विच, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम कितना है? 7 ईयर्स। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम हमारा डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर हुआ क्या, कोई एक सपोज ऑफेंस है, कोई एक्स ऑफेंस है, उसका पनिशमेंट हमारे बीएनएस में कितना दिया हुआ है? अप टू 10 ईयर्स। ठीक, अप टू 10 ईयर्स ऑफेंस दिया हुआ है। आप क्या करोगे? अब इसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे? आप लोग कहेंगे सर ये तो 7 ईयर से ज्यादा का है, तो ये तो हिनियस ऑफेंस में जा रहा है। लेकिन बेटा एक चीज देखो, जब लेजिस्लेचर बनाया गया, उसने सारी चीजें मिनिमम मैक्सिमम सब किया, तो एक लूप नहीं दिख रहा है? जब यहाँ पे मिनिमम 7 दिया और यहाँ पे तो अप टू 10 ईयर्स है, तो यहाँ पे एक गैप बन रहा था। तो इसी गैप को एक केस आया, केस का नाम था शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2020 का केस आया। उसने कहा देखो ये गैप है, लेजिस्लेचर ने इतना बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। तो उसने क्या किया, आर्टिकल 142 का यूज करते हुए एक अमेंडमेंट लाई, और कोर्ट ने कहा कि भाई सीरियस ऑफेंस की एक सेकेंड कैटेगरी है। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अगर 7 साल से ज्यादा है, मैक्स जो है वो 7 ईयर्स प्लस है। और मिनिमम, अगर मिनिमम में भी दो चीजें, मिनिमम अगर है ही नहीं, और अगर मिनिमम है तो फिर क्या है, वो लेस देन 7 ईयर्स है, तो वो क्या हो गया, हमारी कैटेगरी 2 हो गई, सीरियस ऑफेंस की। तो अब देखो, अप टू 10 ईयर्स था तो कौन सी कैटेगरी में फॉल हुआ? सीरियस ऑफेंसेस सेकेंड कैटेगरी में। इसको लेजिस्लेचर ने 2021 के अमेंडमेंट से ऐड किया यहाँ पे। क्यों? देखो, या तो मिनिमम पनिशमेंट है ही नहीं और 7 साल से ऊपर का पनिशमेंट दिया हुआ है मैक्सिमम, और या तो फिर मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से कम है। तो अब देखो यहाँ अप टू 10 ईयर्स था, तो 10 ईयर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 साल से ऊपर मैक्सिमम, तो सीधे सीधे इस कैटेगरी में फॉल हुआ। अब कहीं और से कोई क्लैश नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सीधे क्लियर डिस्टिंक्शन बन गया। तो ये सिनेरियो था सीरियस ऑफेंसेस का। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चंस कैसे यहाँ से प्रकट होंगे आपके सामने। पेटी ऑफेंस डिपेंड्स ऑन मिनिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स, फाइन ओनली पुलिस रिपोर्ट। सीधी सी बात है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स हम लोगों ने पढ़ा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। हीनियस ऑफेंसेस रिक्वायर्स मिनिमम पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट हीनियस के लिए 7 साल है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। शिल्पा मित्तल का केस याद रखिएगा। अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं?
कारा जिसकी हम लोगों ने बात करी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कहाँ होती है, अंडर सेक्शन 68, आपके उसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके में 26 ही तक है। हाँ, डेफिनेशन और ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो ये आपसे सेक्शन पूछ सकता है कि अथॉरिटीज वाला कारा कहाँ डिफाइंड है, टाइप्स। तो 210 में हमारे पास बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है ये, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है सेक्शन नंबर 4 में। भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा, दो लॉयर, दो क्या होंगे, सोशल वर्कर्स होंगे, दो में से एक जो है वो वुमेन होगी। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे कैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है। 211 में सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी है बताया गया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 1993 हेग इंटर कम्युनिटी एडॉप्शन कन्वेंशन, वही जो है वो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होगी। ये बताया सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में, कौन सा सेक्शन बताया गया, 211। ये वो वाले सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों से पूछे बार बार नहीं जाएंगे। ठीक है। 217 चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये है, ये पूछा जाएगा भाई आपसे सीधे, क्या सेक्शन ही पूछा जा सकता है। 217 चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन है, ऑफिसर अटैच टू द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट डायरेक्शन ऑफ कमिटी और बोर्ड। तो जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे चाइल्ड को रखा जाएगा, उसके साथ डायरेक्टली जो ऑफिसर अटैच किया जाता है उसको चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता है। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, 217 के अंदर दिया हुआ है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं। बोर्ड मींस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, या एडॉप्शन अथॉरिटी, या पुलिस यूनिट। तो बोर्ड हम लोगों ने देखा जो कॉन्स्टिट्यूटेड होता है सेक्शन नंबर 4 के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहा जाता है उसको। अथॉरिटी अंडर सेक्शन 27 मींस 27 के अंदर कौन सी अथॉरिटी है, कारा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब हम लोग देखते हैं अथॉरिटीज का सेकंड पार्ट, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। पीछे हम लोग ने क्या पढ़ा, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो कि अटैच किया जा रहा था, और यहाँ पे 218 में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है। तो पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 1071। तो सेक्शन 1071 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। चिल्ड्रंस कोर्ट, बच्चों की अदालत। बच्चों की अदालत कहाँ दिया हुआ है, 220 के अंदर दिया हुआ है। कोर्ट अंडर सीपीसीआर एक्ट और पॉक्सो, जो स्पेशल कोर्ट होती हैं उनको बोला जाता है चिल्ड्रंस कोर्ट। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है जो सेशंस कोर्ट होती हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस हैविंग जुरिडिक्शन। पॉक्सो में भी जो कोर्ट रन करती है वो कौन सी होती है, हमारी सेशन कोर्ट होती है। कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27, ये हो गया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। कोर्ट कौन सी है, सिविल कोर्ट हैविंग एडॉप्शन गार्जियनशिप जुरिडिक्शन इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट फैमिली सिटी सिविल कोर्ट एज एप्लीकेबल। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन। एडॉप्शन का काम कर रहे हो, सिविल कोर्ट हो, गार्जियनशिप का जुरिडिक्शन हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फैमिली सारी कोर्टों को इंक्लूड करके यहाँ पे बताया गया 223 के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड अंडर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा सेक्शन, 107 एक के अंतर्गत। तो 107 एक आपके में नहीं है, लेकिन आपके में क्या है, आपके में 218 है जिसमें ये बताया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये आपके सिलेबस के बाहर है, आपके सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन है। कमिटी मींस कौन सी कमेटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा दो 222 के अंदर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक, अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स का थर्ड पार्ट देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और पुलिस अडॉप्शन अथॉरिटीज हैं यहाँ पे हम लोग वो पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट 226, डिस्ट्रिक्ट यूनिट एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट पे है तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है अंडर सेक्शन 106 एंड फंक्शनिंग अंडर डीएम सुपरविजन, उसका जो सुपरविजन होगा वो डीएम के अंडर होगा। 26A के अंदर बताया गया है डीएम भाई साहब कौन होंगे। तो डीएम भाई साहब कौन होंगे ये नहीं बताया क्या, इन्होंने ये बताया कि इंक्लूड करेगा एडीएम को भी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट के, वो भी डीएम के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद 248 में आता है हमारा प्रोबेशन ऑफिसर, ऑफिसर अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर अंडर डीसीपीयू। मतलब कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो ऑफिसर्स हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं को हम लोग यहाँ बोलेंगे क्या,
प्रोबेशन ऑफिसर्स बोलेंगे। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं? मोनोटोनस हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, थोड़ा नाच वाच के दिखाया जाए तब आप लोगों का ध्यान लगेगा। देखो बेटा, समय है नहीं, पढ़ाई बहुत ही बोरिंग काम है और इसको करना हमारी मजबूरी है। तो पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अब ये सब सेक्शंस याद करने के लिए आप लोग कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें याद करनी होंगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ही एज एज पे आ रहा है। पॉइंट्स में बच्चों से नंबर रुक रहे हैं, वो लाइन के या तो पार जा रहे हैं या लाइन के इधर आ रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत अपनी करते रहिए और कोई भी ऐसा पॉइंट मत छोड़िए कि आगे जाके आपको लगे कि यार गुरु थोड़ी मेहनत हो जाती तो आज हम भी लाइन के उस पार निकल जाते हैं। तो अभी जितनी भी मेहनत करी जा सकती है करेंगे। हम लोग पेपर से पहले इसी महीने के अंतर्गत सारे एक्ट पढ़ेंगे, सब रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जो भी बेस्ट हो सकता है सब आपके लिए किया जा रहा है। तो परेशान मत होइए, नोट्स आपको चाहिए होंगे, नोट्स मिल जाएंगे। आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, सिर्फ यही नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि सर से हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो कोई भी आपको डाउट है आप कॉल करिए, आप बात करिए। ठीक है, बस पढ़ाई पे अपना फोकस रखिए। ठीक, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, प्रोबेशन ऑफिसर। तो वही जो ऑफेंडर्स एक्ट के अंतर्गत है या फिर लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर है अंडर DCPU। अब इसके अलावा आगे देखते हैं स्टेट एजेंसीज। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज, ये कारा का छोटा भाई सारा है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे कारा का सेक्शन कौन सा था? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, डेजिग्नेटेड पुलिस यूनिट जो होती हैं, इंक्लूडिंग रेलवे पुलिस फॉर चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 107, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट, जुवेनाइल पुलिस यूनिट, सेक्शन नंबर 255। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ADM भी इंक्लूड होता है, हम लोगों ने देखा। सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन है हमारा 2 का 26 का ए। ठीक है, SJPU इंक्लूड्स कौन से, रेलवे पुलिस भी इंक्लूड है, भूलिएगा नहीं, पेपर में ये पूछा जा सकता है, अच्छा पॉइंट है। चिल्ड्रंस होम, रजिस्टर्ड होम फॉर पर्पस अंडर सेक्शन 50, रन एंड मेंटेन बाय स्टेट या फिर वॉलंटरी NGO। तो चिल्ड्रंस होम क्या होते हैं, या तो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है या फिर वॉलंटरी जो NGOs होते हैं उनके द्वारा मेंटेन किया जाता है। कहाँ दिया हुआ है, 219 के अंदर। 221 में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं, इंक्लूड चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस होम भी इसके अंदर आता है। ओपन शेल्टर हो गया, ऑब्जर्वेशन होम हो गए, स्पेशल होम हो गए, प्लेस ऑफ सेफ्टी हो गई, SAA एंड फिट फैसिलिटी, मतलब कि ये सारी जगहें जहाँ पे बच्चों को रखा जा सकता है, जैसे ट्रायल के टाइम पे बेल अगर नहीं मिल पा रही है या कोई भी जब तक उसको अरेस्ट करके लाए तो 24 घंटे के अंदर यहाँ भी सरेंडर कराना ही होता है, कोर्ट में लाके प्रेजेंट करना ही होता है। तो अगर केस चल रहा है अभी, बच्चा जो है अंडर ट्रायल है, ठीक है, और सजा हो गई है, कैसे क्या होना है, तो उसको कल अलग अलग जगह पे रखा जाता है। सीधे हम लोग जेल में नहीं रख देते हैं जब तक वो बच्चा होता है, क्योंकि अब सीधी सी बात है ना, जेल के अंदर वेल ट्रेन्ड क्रिमिनल्स हैं, उसका करियर सेट हो जाएगा क्रिमिनल, मतलब फिर वो गया। आप उसको सुधार गृह में रखिए, बाल सुधार गृह, बच्चों की जेल, इन सब जगहों पे, यहाँ पे जो भी हैं क्रिमिनल्स, लेकिन मेजोरिटी ऑफ हैं बच्चे जिनको कि अभी सुधारा जा सकता है, स्कोप बाकी है इनके अंतर्गत। और इनको अगर आप ट्रेंड क्रिमिनल्स के बीच में रख देंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये भविष्य खत्म हो जाएगा इनका, और ये फिर इसीलिए इस चीज में आगे निकल जाएंगे। तो फिट, आप आगे देखते हैं 227 क्या बात करता है। 227 क्या बात करता है, फिट फैकल्टी की। तो रिकॉग्नाइज फैसिलिटी विलिंग टू टेम्परली एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर चाइल्ड, एक ऐसी फैसिलिटी जो कि किसी पर्टिकुलर चाइल्ड की कस्टडी लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिट फैसिलिटी। या तो वो क्या हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का हो या कोई वॉलंटरी NGO हो। ठीक है, 228 फिट पर्सन, पर्सन willing and recognized after inquiry to take responsibility of a child for a specific person। तो फिट पर्सन क्या होता है, ऐसा कोई इंडिविजुअल या फिर स्पेसिफिक पर्पस
के लिए चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की विलिंगली। अब तो 27 में फिट फैसिलिटी और 228 में फिट पर्सन। ठीक है, ये दो चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। आप क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन डज नॉट इंक्लूड ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, पुलिस लॉकअप, प्लेस ऑफ सेफ्टी। तो ये सारी चीजें क्या क्या यहाँ पे आती हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्या कह रहा था मैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन डज नॉट इंक्लूड, तो भाई देखो पुलिस लॉकअप तो नहीं आता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी हम लोगों ने देखा, स्पेशल होम देखा, ऑब्जर्वेशन होम देखा। फिट पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिटी, बोर्ड, पुलिस ओनली, स्कूल प्रिंसिपल, जेल सुपरिटेंडेंट। तो कितना आसान से समझ में आ रहा है कि कमेटी या बोर्ड के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा फिट पर्सन कौन होगा, ऑब्वियस सी बात। 240 ऑब्जर्वेशन होम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर टेम्परेरी रिसेप्शन केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड इन केयर। ठीक है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ड्यूरिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी के दौरान जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन होम। ओपन शेल्टर फैसिलिटी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 43 एंड रजिस्टर्ड फॉर दैट पर्पस। सेक्शन 43 के अंदर बनता है ओपन शेल्टर और रजिस्टर किया रहता है इसी पर्पस के लिए। 241 हो गया हमारे पास। 246 प्लेस ऑफ सेफ्टी, कोई प्लेस इंस्टीट्यूशन अदर देन पुलिस लॉकअप और जेल फॉर स्पेसिफाइड चिल्ड्रन पर्सन ड्यूरिंग इंक्वायरी और रिहेबिलिटेशन। इंक्वायरी या फिर रिहेबिलिटेशन के टाइम पे भी प्लेस ऑफ सेफ्टी में उनको रखा जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन होम इज मेनली यूज फॉर कन्विक्शन ओनली, ड्यूरिंग इंक्वायरी एज जेल फॉर एडल्ट्स। इंक्वायरी के लिए हम लोगों ने भी देखा। प्लेस ऑफ सेफ्टी एक्सक्लूड्स इंस्टीट्यूट, पुलिस लॉकअप्स एंड जेल। अब 251 क्या बताता है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन एजेंसी फैसिलिटी ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 41 फॉर रेसिडेंशियल केयर। तो सेक्शन 41 के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशन एजेंसी फैसिलिटी रजिस्टर्ड कराई जाती है उनको बोला जाता है रजिस्टर्ड। स्पेशल होम क्या है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन विद इन सेक्शन 48 फॉर चिल्ड्रन फाउंड टू हैव कमिटेड ऑफेंस एंड सेंट बाय बोर्ड ऑर्डर। कोई बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। Specialized Adoption Agency recognized institution under Section 65 Housing Orphan Abandoned and Surrendered Children for Adoption। जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है वही रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पे, सेक्शन 65 के अंदर, जो कि क्या काम करती हैं, हाउसिंग ऑर्फन जो अबेंडेंट हैं, सरेंडर्ड चिल्ड्रन है, उनको सारी जांच पड़ताल करके अडॉप्शन का पूरा प्रोसेस देखती हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कारा वारा जो है, कारा है, सारा है, ये सारा यही काम करता है उनका, अडॉप्शन का ही पूरा पूरा काम होता है। स्पेशल होम इज यूज्ड आफ्टर, किसके लिए होता है, पुलिस अरेस्ट के बाद होता है, बोर्ड ऑर्डर आफ्टर इंक्वायरी, यस यही होता है, एफआईआर ओनली, बेल रिजेक्शन ओनली। तो स्पेशल होम ने रखा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 48 फॉर चिल्ड्रन फाउंड टू हैव कमिटेड ऑफेंस एंड हैव सेंट बाय बोर्ड ऑर्डर। यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन फाउंड टू हैव कमिटेड ऑफेंस, और किसके ऑर्डर के बाद भेजा जाता है, बोर्ड के ऑर्डर के बाद, तो बोर्ड ऑर्डर आफ्टर इंक्वायरी। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी इज अंडर, किस सेक्शन के अंतर्गत आती है वैसे, 257 के अंतर्गत आती है, लेकिन कहाँ पे फॉर्म हो रही है, सेक्शन 65 के अंतर्गत। ठीक, एडॉप्शन क्या होता है देखते हैं। एडॉप्शन 2(2) के अंतर्गत आता है, परमानेंट लीगल सेपरेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एडॉप्टेड चाइल्ड बिकम्स लॉफुल, मतलब कि जहां से वो रह रहा है वहां से उसका पूरा जड़ सहित सारी चीजें खत्म करके उसको नई जगह, जैसे एक कोई पौधा है, वो कहीं किसी एक खेत में किसी क्यारी में लगा हुआ है, आपने उसको जड़ सहित निकाला, वहां की मिट्टी से अलग किया, मतलब कि उसके पेरेंट्स, उसके जितने भी वहां के बॉन्ड्स थे उन सबसे अलग किया। अब आप उसे लेके गए एक नई जगह पे, आपने उसे नई जगह पे लगाया वो पौधा, मतलब कि आपने उसको, आप उसके जो बायोलॉजिकल फादर है, ठीक है, वहां से सेपरेट किया, लीगल सेपरेशन हुआ, और आप उसको लेके गए उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास, ये हो गया लीगल एडॉप्शन, बिकम्स लॉफुल चाइल्ड फॉर अडॉप्टिव पेरेंट।
एडॉप्शन के रेगुलेशंस दो तीन में, रेगुलेशन फ्रेम बाय अथॉरिटी एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफाई किए जाते हैं। आफ्टर केयर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी। फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट टू पर्सन एज 18 to 21 लिविंग इंस्टीट्यूशनल केयर, जो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं 18 से बड़े हो जाते हैं और 21 के अंदर होते हैं, उनको लेके आफ्टर केयर का प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब जैसे रिहेबिलिटेशन हो गया, फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट टू पर्सन एज 18 टू बिलो 21 लिविंग इंस्टीट्यूशनल केयर, उनको सब फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा सा दिया जाता है। छः, ऑथराइज्ड फॉरेन एंड अडॉप्शन एजेंसीज, फॉरेन एजेंसीज ऑथराइज्ड बाय कारा फॉर स्पॉन्सरिंग इंटर कंट्री अडॉप्शन एप्लीकेशन। अब इंटर कंट्री मतलब कोई समझो फ्रांस से है, कोई जर्मनी से है, कोई यूएस से है, वो यहाँ कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, तो यहाँ से अडॉप्ट करके ऐसा तो नहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जा रही हो, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कारा जो है वो पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेगी। उस बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहेगा, वो यहाँ पे भेज दिया, फिर आप ऐसा नहीं, उसका कोई केयर कंसर्न नहीं होगा, वो सारा प्रोसेस रखा जाता है। समय समय पे मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे, यहाँ से लोग जाके चेक भी करते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है ऑनलाइन। वहाँ की एजेंसीज को बोला जाएगा कि इस पर्सन ने यहाँ पे ये काम करने को बोला है, जरा इसका रिपोर्ट निकलवाओ, तो सारी चीजें निकलवा के वो सब किया जाता है। तो वही ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी हो गया। एडॉप्शन क्रिएट्स रिलेशनशिप लाइक टेनेंट बायोलॉजिकल चाइल्ड एम्प्लॉय फॉस्टर ओनली, तो बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह। आफ्टर केयर जनरली कवर बिलो 10, 12 से 15, या फिर 18 से बिलो 21, तो 18 से बिलो 21 हम लोगों ने देखा। सेक्शन 2 फैमिली बेस्ड केयर, सेक्शन 229 फॉस्टर केयर कमिटी प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर अल्टरनेट केयर इन अ सुपरवाइज्ड फैमिली अदर देन बायोलॉजिकल फैमिली। मतलब कि कमिटी प्लेसमेंट हुआ ऑफ चाइल्ड फॉर अल्टरनेट केयर इन अ सुपरवाइज्ड फैमिली अदर देन बायोलॉजिकल फैमिली, उसके बायोलॉजिकल फैमिली के अलावा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 229 के अंतर्गत फॉस्टर केयर इसको बोला जाता है। और यही जो परिवार होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्टर फैमिली। हाँ, तो एफसी हमारा क्या हो गया, एफसी हो गया बायोलॉजिकल फैमिली के अलावा सुपरवाइज्ड अल्टरनेट फैमिली, जो प्लेसमेंट जहाँ चाइल्ड को फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्टर केयर। और 230 में फॉस्टर फैमिली, फैमिली फाउंड सुटेबल बाई डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर फॉस्टर केयर, जो फैमिली चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा पाई जाती है कि अदर देन बायोलॉजिकल फैमिली ये इस बच्चे का ख्याल रखेगी, सुपरवाइज करेगी सही तरीके से, उसको बोला जाता है फॉस्टर फैमिली। तो 31 के अंदर आता है। सेक्शन 44 के अंतर्गत ये वर्क करता है। सेक्शन 31 गार्जियन, नेचुरल गार्जियन और पर्सन इन एक्चुअल चार्ज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिटी बोर्ड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ये हो गया हमारा गार्जियन। नेचुरल गार्जियन होता है एक होता है हमारा, या एक्चुअल चार्ज में पर्सन जिसे क्या कहते हैं, बोर्ड ने या फिर कमेटी ने अपॉइंट किया होता है। देखो, एक तो नेचुरल गार्जियन हो गया हमारा, दूसरा होता है जो हमारे कोर्ट में प्रोसीडिंग आई है तो एक लीगल गार्जियन वो अडॉप्ट करती है, तो उन दोनों को लेके बात करी गई है कि उसको एज अ गार्जियन रिकॉग्नाइज किया गया। ग्रुप फॉस्टर केयर फैमिली लाइक कम्युनिटी केयर फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंटल केयर गिविंग पर्सनलाइज्ड केयर एंड बिलोंगिंग। ग्रुप फॉरेस्ट केयर, ये सब किसके पर्पस का होगा, child in need of care and protection. Foster family suitably is assessed by DCPU, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा ग्रुप फॉस्टर केयर इज फॉर एडल्ट नहीं चिल्ड्रन विदाउट पेरेंटल केयर, पुलिस कस्टडी, एडॉप्शन अब्रॉड ओनली। यस, बी वाला सही जवाब है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंटर कंट्री एडॉप्शन 234 के अंदर, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय एनआरआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और फॉरेनर, कोई इसमें समझने वाली जरूरत नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कारा इशू करके देगी। प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, पेरेंट्स एलिजिबल टू अडॉप्ट अंडर सेक्शन 57, जो अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल हो गए। 252 में रिलेटिव है फॉर एडॉप्शंस के लिए पेरेंट मेटरनल अंकल और आंट और पैटर्नल मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता, कुछ हमारे पास नहीं है, हमें तो यहाँ बताया गया रिलेटिव जो अडॉप्ट कर सकते हैं। 8 में वो 58 में 258 के स्पॉन्सरशिप, सप्लीमेंट्री सपोर्ट टू फैमिलीज फॉर चाइल्ड मेडिकल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल
नीड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 8 है हमारा इंपॉर्टेंट। बेगिंग, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटिंग, रिसीविंग आर्म्स और डिस्प्लेइंग इंजरी, डिफॉर्मिटी, डिजीज टू ऑब्टेन और एक्सटर्ड आर्म्स। मतलब कि आप चाइल्ड का इस्तेमाल सीधे से तक समझिए, उसकी चोट दिखा के उसको, जैसे नहीं है भैया हमारा बच्चा बीमार है, इसके तो चोट लगी है, ये बीमारी है, तो ये सब अगर आप करते हो इससे क्या बनता है, बेगिंग के अंतर्गत आएगा। इसको ऐसे ट्रीट, सिंपली ट्रीट नहीं किया जाएगा। पब्लिक में कर रहे हो, प्राइवेट प्लेस में कर रहे हो, ठीक है। हम्म, चाहे आर्म्स क्या करना, रिसीव करना या फिर एक्सटॉर्ट करना, दोनों ही ऑफेंस। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बेसिस ऑफ डिसीजन इंश्योरिंग राइट्स, नीड्स, आइडेंटिटी, वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या होता है। तो देखो, हर डिसीजन, चाइल्ड के बेसिक राइट्स क्या है, नीड्स क्या है, नेसेसिटी क्या है, इतना ही है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या होगा ये आपको देखना है, जिससे कि उसका ज्यादा से ज्यादा इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर लेवल के ऊपर उसका डेवलपमेंट होता रहे। दो कौन सा है, सेक्शन 2 9, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, डेलिब्रेट इन्फ्लिक्शन ऑफ फिजिकल पेन एज डिसिप्लिन, रेट्रीब्यूशन और रिफॉर्म, इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। 2 24 के अंदर, 2 25 चाइल्ड लाइन सर्विस, 24 आवर्स इमरजेंसी आउटरीच लिंकिंग चिल्ड्रन इन क्राइसिस टू केयर एंड रिहेबिलिटेशन। पीछे वाले शायद उन्होंने क्वेश्चन नहीं करे थे, किसी, आप लोग देख लीजिएगा। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड रिलेट्स टू पनिशमेंट ओनली, राइट्स, नीड्स एंड डेवलपमेंट, तो उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसके राइट्स क्या है, उसकी नीड क्या है, इन सबको हम लोगों को चेक करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बी सही हो गया। कॉर्पोरल पनिशमेंट इन्वॉल्व्स काउंसलिंग, फिजिकल पेन, एडॉप्शन, स्पॉन्सरशिप, फिजिकल पेन, ठीक। 2 36 नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैज द मीनिंग जो भी एनडीपीएस एक्ट में बताया गया है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस मतलब कि एनआरआई, इंडियन पासपोर्ट होल्डर रेजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वो बाहर रह रहे हो, तो 38 में ये चीज बताई गई है। 239 नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया और स्टेट गजेट, चाहे जो भी पब्लिश किया गया हो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, दोनों ही नोटिफिकेशन कहलाएंगे। ओसीआई क्या होते हैं, पर्सन रजिस्टर्ड एज ओसीआई अंडर सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत 1955 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन देखने को मिलता है। कहाँ पे सिटीजनशिप का चैप्टर है, 5 से 11, सेकेंड चैप्टर, सेकेंड पार्ट, ठीक। 244 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन विद इंडियन लीनियल एंसेस्टर एंड पीआईओ कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडियन ओरिजिन के लोग कौन से होंगे, जिनको कि इनके एंसेस्टर्स इंडियंस थे और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी बना दी थी कि भैया हाँ आप हैं हमारे आसपास के। नार्कोटिक ड्रग मीनिंग इज टेकन फ्रॉम एनडीपीएस एक्ट डायरेक्ट। नोटिफिकेशन मीन्स पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, हम लोग है। गजेट, सोशल मीडिया, पुलिस डायरी, गजेट। 247 प्रिस्क्राइब्ड, पब्लिक प्लेस, सेम मीनिंग अंडर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। 259 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट फॉर यूटी, सिंपल सा इसमें क्या ही पढ़ना है। 261 अनडिफाइंड एक्सप्रेशन, वर्ड्स नॉट डिफाइंड इन जेजे बट डिफाइंड इन अदर एक्ट्स विद द सेम मीनिंग, वहां से पिक कर लिया जाएगा। ओमिटेड क्लॉज है हमारा 2 4, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड मींस बाय पुलिस सर्कुलर, रूल्स, न्यूज़पेपर, ओरली ऑर्डर, तो बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट, ये डेफिनेशन वाला क्लॉज यहाँ पे खत्म होता है। अब भाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है, ये अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है। हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यही बोर्ड है जो कि सारी चीजें डिसाइड करता है जुवेनाइल से रिलेटेड। इसके अंदर का देखो, आपसे जो प्री में पूछे जाने वाली चीजें हैं वो सीधी सी हैं। ये किसको मिलके बनता है, अब ये किसको मिलके बनता है बेटा, तो देखो, एक होता है हमारा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, उसको बोलते हैं। सोशल वर्कर वन, एक सोशल वर्कर, मतलब 2 सोशल वर्कर हैं। अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनमें से एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए, ये बताता है सेक्शन नंबर 4 अपने आप खुद ही उसके अंदर गिवन है। अब सेक्शन 4 के अंदर सारी चीजें दे रखी हैं।
कौन बनेगा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो होगा वो कौन सा लेवल का होगा? जैसे हम लोग सोचते हैं बोर्ड है, डायरेक्टली दिमाग में लगाने को आए तो सारे स्पेशल कोर्स जो होती हैं वो सेशन की होती हैं। तो क्या सेशन जज होता है? और अगर सेशन जज ऑप्शन में ना दिखे तो फिर हम लोग सेकेंडली जो ब्रॉड गेस करेंगे वो देखेंगे कि सीजीएम है वही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट वो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि अब हटा दिया गया है, ठीक है, अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक। और दो सोशल वर्कर होंगे, उनमें से एक वुमेन होगा, साफ सीधी बात। अब इन लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी सोशल वर्कर्स की? किस किस कंडीशन पे इनको नहीं बनाया जा सकता बोर्ड का मेंबर, कब कब इनको हटाया जा सकता है, ये सब सेक्शन नंबर 4 ही बताता है। तो जैसे क्या बताता है, अब जैसे कोई ऐसा मेंबर है जिसके खिलाफ पहले से ही चाइल्ड के अगेंस्ट का कोई ऑफेंस चल रहा है, मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस चल रहा है, वो सरकारी नौकरी में था निकाल दिया गया, उसके ऊपर खुद ही कोई इंक्वायरी बैठी हुई है, तो इन सारे केसेस में क्या किया जाता है, जो खुदा ही ठीक नहीं आदमी है, वो क्या ही दूसरे को कोई डिसाइड करेगा। अब होने कौन चाहिए जो 7 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक्टिव हूँ, सोशल वर्कर हो, एनजीओ हो, बच्चों से रिलेटेड सारे काम देख रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, या फिर और के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि अगर उनका कोई प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे साइकेट्रिस्ट है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, या फिर लॉज किया हुआ है, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 3 साल का, क्योंकि सोशल वर्कर में हम लोगों ने देखा 7 साल का। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं। रिमूव कब किया जाएगा? वही जो मैंने आप लोगों को ग्राउंड्स बताया, उन्हीं के बेसिस पे रिमूव किया जाएगा, या तो फिर वो अपने काम को सीरियसली ना कर रहा हो। 4 के 7 में बताया गया, मतलब तीन कंसेक्यूटिव मीटिंग्स तक लगातार नहीं आया, बोर्ड में अपियर नहीं हो रहा है, अपना काम सही से नहीं कर रहा है, ठीक है, और मिनिमम 3/4 सेटिंग्स में वो आया ही नहीं है। और या तो फिर सेक्शन 4 के सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग उसने जो यही सब मॉरल बॉडी जो हम लोगों ने की ना, इन सारी चीजों में कुछ आता है। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर बोर्ड्स फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए बोर्ड बना सकती है। कंपोजिशन ऑलरेडी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर्स। एटलीस्ट 1 सोशल वर्कर मस्ट बी वुमेन। एक सोशल वर्कर जो है वो क्या होगी? वुमेन होगी। ठीक। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो होगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जिसका मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होगा? 3 साल का होगा। सोशल वर्कर जो होंगे वो 7 ईयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा इन चाइल्ड रिलेटेड फील्ड, या फिर प्रोफेशनल डिग्री होगी उनकी रेलिवेंट फील्ड में, वही साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, या फिर जो हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, या लॉ वाले अपने वकील भाई बंधु भी इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 60 days ऑफ अपॉइंटमेंट। जो इनकी ट्रेनिंग है वो जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट होगा उसके 60 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ सीजीएम प्लस 2 मेंबर्स, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्लस 2, यस यही सही ऑप्शन है यहीं से, लेकिन ऑप्शन हमेशा पढ़ने चाहिए। डीएम प्लस 4 मेंबर्स, सेशन जज प्लस 2 मेंबर्स। एटलीस्ट वन सोशल वर्कर मस्ट बी, पुलिस ऑफिसर वुमेन, एडवोकेट ओनली, डॉक्टर ओनली। तो एटलीस्ट वन कौन होना है? वुमेन ओनली। रिमूवल टर्मिनेशन ऑफ बोर्ड मेंबर कैसे होता है? अभी हम लोगों ने देखा था। अपॉइंटमेंट कैन बी टर्मिनेटेड आफ्टर इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट निकाल के आपको बाहर फेंक सकती है। यहाँ पे बात ध्यान में रखना, जो टर्मिनेशन बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? जो जो वर्कर्स हैं उनकी, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की बात यहाँ पे नहीं करी गई है। ग्राउंड्स इंक्लूड मिसयूज ऑफ पावर एंड कन्विक्शन इन्वॉल्विंग मॉरल रेप्टिट्यूड। मिसयूज किया अपनी पावर का, या फिर किसी ऐसे ऑफेंस में मॉरल रेप्टिट्यूड के आपको कन्विक्शन हो चुका है। अ मेंबर कैन बी रिमूव फॉर अ फेलियर टू अटेंड मिनिमम 3/4 ऑफ सिटिंग इन अ ईयर। अब मेंबर जो मेंबर है उसको रिमूव किया जा सकता है अगर उसने मिनिमम 3/4 भी सिटिंग्स नहीं करी हैं। अ मेंबर में ऑल्सो भी रिमूव फॉर नॉन अवेलेबिलिटी फॉर बोर्ड। अगर वो नॉन अवेलेबल है बोर्ड की सिटिंग के लिए, रिलेटेड वर्क्स फॉर कॉन्जिक्यूटिव प्रिस्क्राइब पीरियड होगा, वो 3 बार कॉन्जिक्यूटिव 3 पीरियड तक नहीं आया तो भी उसको रिमूव किया जा सकता है। फेलियर टू अटेंड मिनिमम सिटिंग्स रिलेट्स टू half of sitting, 3/4 of sitting, 1/4 of sitting, every sitting, 3/4. Board members are appointed by state government, central government, Supreme Court, पुलिस डिपार्टमेंट। बताइए भाई।
तो साफ सीधी सी बात है, कह दो सर नीचे ही आंसर लिखा हुआ था, हम लोगों को देख लिया, चीटिंग कर ली। वेरी गुड, चीटिंग कर लीजिए, पेपर में क्या करेंगे। सेक्शन 5 और 6 देखते हैं। एज चेंज सिचुएशन, अगर एज वाला जो मैटर है, मतलब वही जैसे अरेस्ट किया गया 18 साल, 17 साल पे ऑफेंस किया, 17 साल में ही अरेस्ट कर लिया। दूसरा केस है 17 साल पे ऑफेंस किया था, 25 साल पे अरेस्ट किया। तो इन सारे सिनेरियोज में क्या होगा। सेक्शन 5 बताता है इंक्वायरी स्टार्टेड व्हेन पर्सन वाज अ चाइल्ड, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई तभी जब वो पर्सन जो था चाइल्ड था। पर्सन टर्न्स 18 ड्यूरिंग इंक्वायरी, अब वो 18 साल का हुआ इंक्वायरी चलते चलते। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगी इंक्वायरी सेम मैनर में। बोर्ड में पास ऑर्डर एज इफ द पर्सन हैड कंटिन्यूड टू बी अ चाइल्ड, माना जाएगा कि अभी वो चाइल्ड की तरीके से ही उसका केस आगे लिया जाएगा। सेक्शन 6, ऑफेंस कमिटेड बिलो 18 बट अप्रीहेंशन टेक्स प्लेस आफ्टर, उसे पकड़ा ही गया 18 के बाद, ठीक। सच पर्सन इज ट्रीटेड एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी अंडर द एक्ट, उस पर्सन को भी एज अ जो है इंक्वायरी में एज अ चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा। इफ बेल इज डिनाइड इन सेक्शन 6 सिचुएशन, प्लेसमेंट शुड बी इन प्लेस ऑफ सेफ्टी नॉट इन जेल, अगर बेल डिनाई कर दी गई है इस सिनेरियो में तो कहाँ रखा जाएगा, उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा। सेक्शन 5 डील्स विद चाइल्ड टर्न्स 18 ड्यूरिंग इंक्वायरी, एडॉप्शन, पुलिस सर्च, फॉस्टर केयर। तो भैया सेक्शन 5 डील करता है चाइल्ड टर्न्स 18 ड्यूरिंग इंक्वायरी। इफ ऑफेंस वाज बिलो 18 बट अरेस्ट आफ्टर 18, इंक्वायरी गोज बिफोर बोर्ड एज पर जेजे एक्ट, ओनली सेशन कोर्ट, जेल अथॉरिटी, सिविल कोर्ट, बोर्ड एज पर जेजे एक्ट। Section 7, procedure in relation to board. Board procedure and venue must be child friendly and non intimidating. मतलब कि जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत आराम से देखा भी था। हम्म, एक फैक्ट तो पीछे रह गया, ये कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, ये जो 3/4 वाला हमारा है, ये 2021 के अमेंडमेंट से आया है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये 3/4 वाला कब ऐड किया गया, ठीक। सेक्शन 7 का वन क्या बताता है, 7 का वन हमारा बताता है बोर्ड प्रोसीजर एंड वेन्यू मस्ट बी चाइल्ड फ्रेंडली एंड नॉन इंटिमिडेटिंग। When board is not sitting, जब बोर्ड नहीं बैठ रहा, चाइल्ड में बी प्रोड्यूस बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर्स, पूरा बोर्ड नहीं बैठा है तो उसके किसी एक मेंबर के सामने भी उसको ले जा सकते हैं। प्रोसीडिंग ऑर्डर डज नॉट बिकम इनवैलिड ओनली बिकॉज वन मेंबर वाज एब्सेंट एट द स्टेज, अगर केवल एक ही व्यक्ति एब्सेंट है तो इसके बेसिस पे भी हम उसकी जो प्रोसीडिंग हुई है उसको इनवैलिड करार नहीं कर सकते हैं। जो फाइनल डिस्पोजल है या फिर 18(3) का जो ऑर्डर देखें क्या है, मिनिमम 2 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मस्ट बी प्रेजेंट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फाइनल डिस्पोजल। ये आपका क्या है, प्रोविजो है, ये भी जरा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्लस 2 लोगों का होना जरूरी है। 7(4) क्या बताता है, इफ मेंबर डिफर्स मेजोरिटी व्यू प्रिवेल्स, अगर मेंबर डिफर करते हैं तो मेजोरिटी का प्रिवेल करेगा, और अगर मेजोरिटी ही नहीं बन पा रही है तो फिर जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है वो जो डिसाइड करेगा उसका वीटो, वीटो चलेगा किसका, भाई साफ सीधी सी बात है, मजिस्ट्रेट आदमी है वही एक इकलौता मजिस्ट्रेट है। फाइनल डिस्पोजल रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ओनली वन मेंबर एटलीस्ट 2 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, साफ सीधी सी बात, यही हमारा सही ऑप्शन है। इफ नो मेजोरिटी ओपिनियन हुज व्यू प्रिवेल, सोशल वर्कर, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, पुलिस, पेरेंट, तो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। आगे देखते हैं सेक्शन 8, पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। Board has exclusive power over proceeding relating to children in conflict with law in its district. तो बोर्ड के पास जो है वो एक्सक्लूसिव पावर है ओवर प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इन इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पावर किसके पास, कोर्ट के पास, हाई कोर्ट, और अगर चिल्ड्रन कोर्ट के पास भी ये मैटर जाता है तो वो भी बोर्ड के अपील अपील में, तो वो भी बोर्ड की ही पावर एक्सरसाइज करेंगी। ये भी साफ सीधी सी बात कहाँ बताई गई है, सेक्शन नंबर 8 में बताई गई है। बोर्ड इंश्योर्स
चाइल्ड एंड पेरेंट गार्जियन पार्टिसिपेशन, बोर्ड जो है वो हर स्टेज पे देखेगा कि उसका गार्जियन है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्जियन है, तो उनका पार्टिसिपेशन बोर्ड देखेगा हर स्टेज पे। ठीक। बोर्ड इंश्योर्स लीगल एड, बच्चे को लीगल एड मिल रहा है कि नहीं, पता चला वो वकील करने के लिए तत्पर ही ना हो तो उसको फ्री लीगल एड प्रो बोनो में डाला जाएगा। इंटरप्रेटर मिल रहा है, सारी चीजें ट्रांसलेट हो रही हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सारी चीजों की देखेगा क्या, बोर्ड सारी चीजें चेक एंड बैलेंस रखेगा। बोर्ड में डायरेक्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन 15 days फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्शन। बोर्ड क्या कर सकता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट SIR मांग सकता है विद इन 15 days फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्शन। उसके बाद बोर्ड मॉनिटर्स रिहैबिलिटेशन फॉलो अप एंड प्लेसमेंट रिलेटेड डायरेक्शन। बोर्ड जो है वो रिहैबिलिटेशन में जो बच्चे को डाला गया उसको मॉनिटर करेगा, फॉलो अप ले सकता है, प्लेसमेंट रिलेटेड जो उसको प्लेसमेंट कराया गया उसके रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस हैं वो सारी चीजें भी बोर्ड देख सकता है। ये सब क्या है, बोर्ड की मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यही सब। ठीक है। एडल्ट जेल को इंस्पेक्ट करना, अगर वहां पे कोई बच्चा पाया जाता है तो उसको अप्रोप्रिएट जुवेनाइल फैसिलिटी में डालना। क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड हैज एक्सक्लूसिव पावर ओवर ऑल एडल्ट्स नहीं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 8 में बी डायरेक्टेड विद इन 15 days। ठीक है। सेक्शन 9 हमारा क्या बात करता है, नॉन एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट या फिर क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी। हाँ, नॉन एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया है, गया है कि कोई एक ऐसा आ गया है पर्सन, मतलब जो बोर्ड में नहीं है, ठीक है, उस जो जज है उसकी कोर्ट के सामने कोई बच्चा आ गया है जो कि जुवेनाइल था, तो अब वो कोर्ट क्या करेगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है डे, क्या बोलते हैं जो, अरे, एज का डिटर्मिनेशन यहीं पे होता है। तो 9 एक बताता है, अगर कोई नॉर्मल मजिस्ट्रेट है जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पावर एक्सपीरियंस नहीं करता है, उसके पास वो पावर एक्सपीरियंस नहीं, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो क्या किया जाएगा, तो वो अपना क्या है, ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा, चाइल्ड को एग्जामिन करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और क्या करेगा, इमीडिएटली भेज देगा कहाँ, कंपेटेंट बोर्ड के पास। इफ अ मजिस्ट्रेट इज नॉट empowered under the act thinks accused is a child, he must record opinion। वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा एंड फॉरवर्ड चाइल्ड एंड रिकॉर्ड टू बोर्ड। क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी कैन बी रेज बिफोर एनी कोर्ट एट एनी स्टेज। अब ये बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी बढ़िया बात है, ये कहाँ दिया हुआ है, 9 के 2 में। मतलब कि जिस टाइम ऑफेंस हुआ था उस टाइम पे वो पर्सन क्या था, जुवेनाइल था। ये किसी भी टाइम पे क्लेम किया जा सकता है, किसी एट एनी स्टेज क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अभी ट्रायल के स्टेज में हैं, आपका केस डिसाइड भी हो चुका है तब भी आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है। इंक्वायरी के टाइम पे, आपका एविडेंस के टाइम पे, किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। आपने बस ये देखना है कोर्ट ने कि ऑफेंस के टाइम पे वो था, जुवेनाइल था, और उसके रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, एविडेंस लिया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी। एफिडेविट, केवल एफिडेविट के लोन बेसिस पे काम नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलेंगी, एज का फाइंडिंग रिकॉर्ड निकाला जाएगा। इट कैन बी रेज आफ्टर फाइनल डिस्पोजल, अभी आपको बताया। कोर्ट कंडक्ट इंक्वायरी एंड टेक्स एविडेंस इफ अ पर्सन वाज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ सेंटेंस ऑलरेडी पास इज डीम्ड टू हैव नो इफेक्ट। हाँ, अगर बाद में बदलता है जो नाइल है तो फिर वो सारी चीजें हटा दी जाएंगी। इससे रिलेटेड देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या है। अच्छा, एक चीज और देखिए, एज की जो इंक्वायरी है वो भी पेंडिंग है, तो फिर उसे कहाँ रखा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में, ना कि जेल में। क्लेम ऑफ जुवेनिलिटी कैन बी रेज कब, ओनली बिफोर चार्ज, एट एनी स्टेज इवन आफ्टर डिस्पोजल, यस ओनली ड्यूरिंग पुलिस, बी वाला सही है। एज इंक्वायरी एविडेंस एक्सक्लूड डॉक्यूमेंट मेडिकल एविडेंस एफिडेविट स्कूल रिकॉर्ड एफिडेविट, उसके बेसिस पे केवल नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें भी आपको देनी पड़ेंगी। बेटा इधर पढ़ो, इधर क्वेश्चन लगाओ, सारी चीजें साथ में करते हुए चलते हैं। अब देखो कैसे चलेगा, अप्रहेंशन ऑफ चाइल्ड, SGPU, चार्ज बना, फ्रेम हुआ, ठीक है, उसके बाद किस तरीके से बोर्ड
के पास गए, कहाँ, कितने दिन में, कितनी देर में, 24 घंटे के अंतर्गत। बेल या तो रिफ्यूज होगी या ग्रांट हो गई। अगर रिफ्यूज हो गई तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज दिया। यहाँ पे नो जेल है, नो पुलिस लॉकअप है। बेल रिफ्यूजल का मतलब सिर्फ यही है कि आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, ऑब्जर्वेशनल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा। अदर देन दैट आपको कहीं और नहीं भेजा जाएगा। और बेल अगर आपकी रिजेक्ट भी होगी तो भी आपके पास सिर्फ 3 ही ग्राउंड है जिन पे रिजेक्ट क्या कहते हैं, रिजेक्ट करी जाएगी। तो अप्रीहेंशन ऑफ जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसके लिए हमारा जो है सेक्शन नंबर 10 बात करता है। अच्छा, अब सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है? अप्रीहेंशन मतलब पुलिस मस्ट प्लेस द चाइल्ड अंडर द चार्ज ऑफ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। पुलिस चाइल्ड को अप्रहेंड करती है या फिर एसजेपीयू या फिर डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा उनको दिया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के अंतर्गत, जैसे नॉर्मल ऑफेंसेस में होता है, आप उसको कहाँ 24 घंटे में आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। यहाँ पे सारी चीजें बोल्ड देख रहा है तो यहाँ पे आप उसे बोल्ड के पास लेके रहेंगे। ठीक है। जर्नी का टाइम नॉर्मली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। आप पुलिस लॉकअप में कहाँ रखेंगे? नहीं। उसके अलावा जेल में रखेंगे? नो। स्टेट्स यहाँ पे रूल्स बना के डिटरमाइन कराएंगे कि कहाँ पे रखा जाएगा। किसी पर्सन को एनजीओ के थ्रू प्रोडक्शन किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा सकता है। ऑब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, नो पुलिस लॉकअप। ठीक है। पेंडिंग प्रोडक्शन placement may be in observation or place of safety as per the rules. This section is highly scoring because यहाँ पे 24 आवर्स है एंड यहाँ ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा। चाइल्ड मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर बोर्ड विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। उसके अलावा चाइल्ड अंडर सेक्शन नंबर 10, child under section number 10 can be kept in पुलिस लॉकअप, जेल, ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी। सीधी सी बात है, प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या बताता है? पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इज प्लेस, जिसके अंडर में चाइल्ड को रखा जाएगा। उसके रिगार्डिंग क्या उसका हिसाब किताब है, किसके अंडर रखा जाएगा? बोर्ड ने चाइल्ड किसी या तो पेरेंट या गार्जियन या फिर फिट पर्सन, अभी हम लोग देख के आए थे, इन सबके किसी के चार्ज में दे दिया। ठीक है, इसकी कस्टडी में आ गया। वो पर्सन चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कैसे? एज ए जैसे कि वो उसका पेरेंट है। मतलब बोर्ड ने अगर किसी भी पेरेंट को दे दिया कि तुम ही इसको ध्यान में रखो, या फिर पेरेंट तो पेरेंट की तरह दे गया, गार्जियन हो गया, फिर पर्सन हो गया, या फिर किसी को दे दिया, वो एज अ लीगल गार्जियन को दे दिया, वो एज अ पेरेंट ही उसकी कस्टडी लेगा, उसकी देखभाल करेगा, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हर तरीके से वही उसको उठा पटक जो है वो करेगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। इफ चाइल्ड इज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ एनी पर्सन, दैट पर्सन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर टू द पेरेंट फॉर दैट पीरियड। द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड कंप्लायंस विद द बोर्ड डायरेक्शन। जो बोर्ड के डायरेक्शन होंगे उनका कंप्लायंस करवाने का काम भी, जैसे इस तारीख पे लेके आना है तो उसको लेके आना होगा, ये चीजें करनी है तो उसको वो करनी होगी। चाइल्ड रिमेन्स इन दैट पर्सन चार्ज फॉर द ब्रॉड बोर्ड स्पेसिफाइड पीरियड। जितना भी बोर्ड ने पीरियड स्पेसिफाई किया है उतनी देर तक आपको उसके पास अ, उसकी कस्टडी में चाइल्ड को रखा जाएगा। इवन इफ पेरेंट्स गार्जियन क्लेम द चाइल्ड, द बोर्ड ऑर्डर कंट्रोल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर उसके बच्चे के जो माँ बाप हैं वही मांगने आ गए, स्टिल तब भी कोई भी काम वहां पे नहीं चलेगा। अब इसके बाद 12 आता है। 12 बेल की बात करता है। तो जेजे एक्ट में बेल का जो है वो जनरल रूल है, चाहे एलेज्ड ऑफेंस हो, बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो। अपेरेंटली क्या होता है, चाइल्ड को विथ श्योरिटी या फिर विदाउट श्योरिटी प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में और फिट पर्सन के केयर में हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करने का प्रावधान है कि रिलीज किया जा सकता है। बेल रिफ्यूज कब होती है? सेक्शन 12 में। इसके भी जो हमने देखा था ना कि केवल 3 स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं। कौन कौन से हैं? कि अगर नॉन क्रिमिनल के एसोसिएशन में पता चल गया है कि जब रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि रिलीज के लिए, या फिर मॉरल, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डेंजर जो है वो एक्सपोज करेगा चाइल्ड के लिए, या फिर एंड ऑफ जस्टिस जो है वो जस्टिस डिफीट करेगा, तो बोर्ड बेल को क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है। उसको रीजन जो है वो अपने रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर पुलिस जो है बेल नहीं देती ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस और सेफ्टी में, उसको डाला जा सकता है। बोर्ड ने बेल अगर नहीं दिया तो फिर
इंक्वायरी पेंडेंसी है, जब तक इंक्वायरी अभी चल रही है तब तक क्या किया जाएगा, उसको ऑब्जर्वेशन होम या फिर सेम क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर उसको रख दिया जाएगा। ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसके अलावा 7 डेज के अंदर बेल ऑर्डर अगर हो गया है, लेकिन 7 डेज के अंदर जो है वो कंडीशंस जो है वो अभी हमारी फुलफिल नहीं हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो बोर्ड के बिफोर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बच्चे को, बोर्ड जो है वो कंडीशंस मॉडिफाई कर देगा। ये हमारा सेक्शन 12 के अंदर का पूरा प्रोविजन है। अब सेक्शन 11 और 12 के हम लोग क्वेश्चन एक बार में देख लेते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 क्या बात कर रहा है, पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इज प्लेस्ड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक स्ट्रेंजर ओनली, पेरेंट ड्यूरिंग ऑर्डर पीरियड, पुलिस ऑफिसर ओनली, लैंडलॉर्ड। तो देखा जाएगा इसका आंसर है पेरेंट ड्यूरिंग ऑर्डर पीरियड, मतलब कि जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखा गया वो क्या होगा, उतने टाइम के लिए उसको एज अ पेरेंट ट्रीट करेगा। टू द चाइल्ड रिमेन्स इन सच चार्ज फॉर बोर्ड स्पेसिफाइड पीरियड ऑलवेज फॉर लाइफ ओनली 1 आवर अंटिल पुलिस सेज। तो जितना भी पीरियड के लिए बोर्ड ने स्पेसिफाई किया उतने पीरियड के लिए वो उसके कस्टडी में रहेगा। तो बेल टू पर्सन अपेरेंटली अ चाइल्ड वही है, सेक्शन 12 में दिया है, अप्लाइज इवन वेयर ऑफेंसेस, जो हम लोगों ने भी डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करी ना, नॉन बेलेबल के केस में भी बेल कैन बी रिफ्यूज ओनली ऑन 3 ग्राउंड्स, नॉन क्रिमिनल एसोसिएशन, उसका क्रिमिनल एसोसिएशन है, मॉरल फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर है, या फिर एंड ऑफ जस्टिस हो रहा है। रीजन फॉर डिनायल मस्ट बी रिकॉर्डेड, 7 दिन के अंतर्गत अगर उसके कंडीशन बेल की फुलफिल नहीं हुई है तो फिर चाइल्ड को दोबारा से प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको अपडेट करेगा, कोर्ट करेगा। हीनियस ऑफेंस अलोन इज नॉट अ सेपरेट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। सेक्शन 12 अप्लाइज टू bailable only, non-bailable only, bailable and non-bailable civil offences only, which is not a ground for refusing bail. Non-criminal association, moral danger, defeat of justice, offences non-bailable. तो ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, ग्राउंड ऑफ बेल तो हो ही नहीं सकता, नॉन बेलेबल है तो भी हमको बेल देनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ 3 सिनेरियोज हैं, हम लोगों ने देखा कि चाहे पुलिस ना दे चाहे बोर्ड ना दे, उसको या तो ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में उसको भेज दिया जाएगा। अब सेक्शन 13 बात क्या करता है, पेरेंट्स से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो दी जाएगी वो पेरेंट्स को, गार्जियन को या फिर प्रोबेशन ऑफिसर्स को दिया जाएगा। तो ये बताता है क्या, चाइल्ड अप्रीहेंड हुआ अगर, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के द्वारा हुआ हो, CWPO के द्वारा या फिर SJPU के द्वारा, तो वो मस्ट इन्फॉर्म करेंगे पेरेंट्स को या फिर गार्जियन को। पेरेंट गार्जियन को इन्फॉर्म करेगा, बोर्ड के बिफोर प्रेजेंट होने को बताएगा कि भाई 12 तारीख को सपोज हम लेके जा रहे हैं, तो आप 12 तारीख 11 तारीख को पकड़ा, 24 घंटे में होना है, तो आप 12 तारीख को सीधे वहीं पे बोर्ड के सामने आ जाइए। प्रोबेशन ऑफिसर ने अगर किया है, अनअवेलेबल हो तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेगा। रिपोर्ट में क्या बताया जाएगा, एंटीसीडेंट्स क्या थे, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या थे, बोर्ड की इंक्वायरी में जो भी यूजफुल मटेरियल होगा वो सारी चीजें यहाँ पे डाली जाएंगी। आपको यहाँ पे याद रखना है 2 वीक का टाइम दिया गया है। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, they must direct parent and guardian to present before, probation officer must also be informed। आपने अरेस्ट किया और क्या किया, प्रोबेशन ऑफिसर को भी लगे हाथ आपने इन्फॉर्म कर दिया। इफ नॉट अवेलेबल, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं था तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को कर दिया। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन 2 वीक्स। जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोर्ड मांगता है, हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो कितने दिन में, 2 महीने, 2 हफ्ते के अंदर। If child is released on bail, board also inform probation officer, child welfare officer for follow up. सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन सेक्शन 13, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे है। तो ये 2 वीक के अंदर होनी चाहिए। पेरेंट गार्जियन इज इन्फॉर्म बाई, तो हमारा ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं इंक्वायरी बाय बोर्ड। इंक्वायरी बाय बोर्ड के सिनेरियो में क्या होता है, तो इंक्वायरी जो करता है बोर्ड हमारा, ये पूरा जो प्रोसीजर है वो इस एक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो इस एक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वाला प्रोसीजर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसीजर, क्योंकि यही इंक्वायरी करके बताएगा। इंक्वायरी जो होगी वो फेयर होनी चाहिए, स्पीडी होनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। इसका जो है फर्स्ट प्रोडक्शन जैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्शन से कब तक, 4 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। बोर्ड जो है वो रीजन क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा अपना। सो ऑर्डिनरी बोर्ड के लेवल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम अगर जा सकता है,
अगर कुछ ऐसे रीजंस हैं तो 4+2 मंथ्स, मतलब कि 6 महीने के ऊपर नहीं इंक्वायरी जाएगी। अगर पेटी ऑफेंसेस हैं तो एक्सटेंडेड पीरियड के बाद भी इंक्वायरी इनकंक्लूसिव रही तो प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब 6 महीने हो गए अभी भी नहीं पता चला और पेटी ऑफेंस था, तो फिर जो हमारी क्या बोलते हैं प्रोसीडिंग्स हैं इसको टर्मिनेट कर देंगे। सीरियस और हीनियस के केस में फर्दर टाइम अगर रिक्वायर्ड है तो फिर सीजीएम या फिर सीएमएम को रीजंस रिकॉर्ड करके एक्सटेंशन ग्रांट करना पड़ेगा। मिल जाएगा, लेकिन ऐसे मिलेगा कि आपको सीएमएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही, सीएमएम को आप भूल जाइए। हालांकि ऑप्शंस में आता है तो टिक करिएगा। ठीक है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट सेक्शन 15 के अंदर दिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि 3 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन, वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो 3 महीने के अंदर हो चाहिए। बोर्ड में एक्सटेंड इंक्वायरी बाय मैक्सिमम 2 मंथ फॉर रीजन फॉर फैटी ऑफर। यही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ऑर्डिनरी इंक्वायरी पीरियड अंडर सेक्शन 14 इज 2 मंथ्स, 4 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 4 मंथ्स। बोर्ड में एक्सटेंड बाय मैक्सिमम 15 डेज, 2 मंथ, 1 ईयर, मैक्सिमम 2 मंथ्स। तो मतलब 4 दूनी 6 हो गया यहाँ पे। अब प्रिलिमिनरी असेसमेंट का क्या सीन है, हीनियस ऑफेंस है अगर और चाइल्ड जो है वो 16 से 18 साल के बीच में, तो बोर्ड असेस करेगा मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी, कॉन्सिक्वेंसेस, सर्कमस्टेंसेस, कितना वो बच्चा समझ रहा था साइकोलॉजिकली, क्या मतलब 16 से 18 के बीच में अभी उसे चाइल्ड ही की तरह रखना है कि एज अडल्ट ट्रीट किया जाएगा। इसमें एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लिया जाएगा, रिटेन किया जाएगा या फिर केस ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज नॉट अ ट्रायल एंड डज नॉट डिसाइड कि फाइनल गिल्ट नहीं, बस बच्चे का मेंटल स्टेटस जो है वो चेक करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। हाँ, वही अप्लाइज ओनली व्हेन हीनियस ऑफेंस इज एलिज्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड। हीनियस ऑफेंस कौन सा, जिसमें मिनिमम 7 साल का पनिशमेंट और मैक्सिमम के लिए कुछ दिया नहीं था, मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, सब कुछ। ठीक। हु हैज कंप्लीटेड और इज अबव 16 ईयर्स एंड ऑफेंस डेट, जो कि 16 ईयर्स से के ऊपर और 18 साल के अंदर हो। बोर्ड कंसीडर मेंटल कैपेसिटी देखेगी, फिजिकल कैपेसिटी देखेगी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ कमीशन। बोर्ड में टेक हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट, साइको सोशल वर्कर्स और अदर एक्सपर्ट। असेसमेंट इज प्रिलिमिनरी नॉट अ ट्रायल, ये ट्रायल नहीं है। इफ बोर्ड रिटेन्स द केस इट फॉलोज द समन केस प्रोसीजर एज फार एज में बी। अगर बोर्ड केस को रखता है तो वो एज अ समन केस ही इसको फॉलो करेगा। बोर्ड ऑर्डर इज अपीलेबल अंडर सेक्शन 101 के 2 में। सेक्शन 15 अप्लाइज टू हेनियस ऑफेंस जो कि 16 से 18 के बीच में है। ठीक है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज फाइनल ट्रायल नॉट अ ट्रायल, सेंटेंस ऑर्डर, एडॉप्शन, इंक्वायरी, तो इट इज नॉट अ ट्रायल। प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, ये ट्रायल हमारा नहीं होता है। सेक्शन 16 क्या बात करता है हमारा, सेक्शन 16 हमारी बात करता है रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। आज जो अगर क्या बोलते हैं हमारी जो इंक्वायरी चल रही है वो अभी क्या है, पूरी नहीं हुई है, तो उसका रिव्यू करने का प्रोसीजर, डिले कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। बस ओवरऑल इतना समझिए कि हर 3 महीने पे होगा, किसके द्वारा होगा ये आपसे पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोर्ड सेंड्स क्वार्टरली इंफॉर्मेशन, मतलब कि 3 मंथ्स पे पूछा जाएगा। इसके अलावा सीजीएम सीएमएम बोर्ड केसेस रिव्यू करेगा, वो बोर्ड सेटिंग्स इंक्रीज करवा सकता है। बोर्ड की सेटिंग्स जो है वो महीने के महीने, डे बाय डे इंक्रीज करी जा सकती है। एडिशनल बोर्ड को रिकमेंड कर सकता है। फिर एवरी 6 मंथ पे क्या होगा, एक हाई लेवल कमेटी बैठेगी जो कि पेंडेंसी को रिव्यू करेगी। और कमेटी किसको इंक्लूड करेगी, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे सीजीएम और सीएमएम थे। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बैठेगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन है वो बैठेगा। उसके अलावा यहाँ पे कौन बैठेगा, होम सेक्रेटरी बैठेगा। प्लस जेजे एक्ट के, जेजे एक्ट को जो होम सेक्रेटरी है, दूसरा जो जेजे एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाएगा वो सेक्रेटरी भी यहाँ पे बैठेगा। प्लस नॉमिनेटेड एनजीओ या फिर उसके साथ या फिर वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे बैठेंगे, जो 6 महीने वाली हमारी पेंडेंसी के लिए इंक्वायरी करी जाएगी। क्वार्टरली में सीजीएम सीएमएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फर्निश करना होगा। ठीक है। ये सारी चीजें 2021, हाँ एक चीज और, 2021 का जो अमेंडमेंट था उसके बाद से डीएम जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में स्टेक होल्डर एज अ इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है।
मतलब कि डीएम की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है। अब सीधी सी बात इतनी समझिए, दो तरीके की इंक्वायरी होंगी। एक में सीजीएम और सीएमएम होगा जो कि 3 महीने पे होगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एसएलएसए का चेयरपर्सन और होम मिनिस्ट्री से और जेजे का सेक्रेटरी, ये सब लोग बैठेंगे। ये 6 महीने वाली बड़ी इंक्वायरी है। छोटी इंक्वायरी छोटे टाइम में हो रही है, 3 3 महीने में, ठीक है। हाई लेवल कमेटी रिव्यूज पेंडेंसी एवरी 6 मंथ, ये पूछा जाता है बेटा, तब पेपर में कंफ्यूजिंग होता है। CGM and CMM review frequency is mostly once every 3 month, yearly never be. High B sorry इसका ऑप्शन है। हाई लेवल कमेटी रिव्यू इज every 6 month, every 5 year, daily, only after ट्रायल। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, मतलब कि केवल किसके बाद, every 6 months। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को देखना है सेक्शन नंबर 17 और 18। 17 और 18 की बात करता है। जैसे 17 बेटा ये बताता है कि अगर जैसे पूरी इंक्वायरी हुई, बोर्ड को क्या पता चलता है, बोर्ड को अपने हिसाब से लगा कि नहीं भाई, इस आदमी ने, ये जो बच्चा आया है, ये सीसीएल नहीं है, मतलब कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ नहीं है, इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, बोर्ड को अपनी इंक्वायरी से ये पता चल रहा है। तो क्या करेगा बोर्ड, उसको वापस उसके साथ खिलाफ जो चार्जेस थे वो हटा देगा, इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। तो इफ चाइल्ड appears in need of care and protection, मतलब कि उसे लगा कि सीसीएल नहीं है लेकिन स्टिल उसको क्या चाहिए, केयर और प्रोटेक्शन चाहिए, तो बोर्ड क्या करेगा, रेफर कर देगा उसे कमेटी को। कमेटी आगे जाके उसके लिए पूरा प्रॉपर जो एडॉप्शन का प्रोसेस होता है, जो केयर उसको चाहिए, जिस हिसाब से भी उसकी नीड होगी, उस हिसाब से आगे का काम कमेटी करेगी। ठीक है। तो सेक्शन 17 के अंदर क्या देखा हम लोगों ने, सेक्शन 17 के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर चाइल्ड जो है वो सीसीएल नहीं है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला नहीं है, तो बोर्ड जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा ऑर्डर और उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर उसी प्रोसेस में उसको ये लगता है कि नहीं, ये सीसीएल तो नहीं है लेकिन स्टिल इसको नीड है प्रोटेक्शन की, तो फिर उसको कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे हाथ पे जो हमारा सेक्शन नंबर 18 है, 18 बताता है कि तब क्या होगा जब कमेटी को ये पता चलता है, वो बोर्ड को ये लगे कि भाई ये जो बंदा है इसने कोई ऑफेंस किया है, ये संलिप्त है किसी तरीके से इस पूरे कांड में। तो सेक्शन 18 ऑर्डर इंक्लूड्स एडवाइस, एडमोनिशन, ग्रुप काउंसलिंग, कम्युनिटी सर्विस, फाइन, प्रोबेशन, स्पेशल होम एंड अदर रिहैबिलिटेशन डायरेक्शंस। तो देखिए बेसिकली ये किस किस के केस में अप्लाई होता है। जैसे हीनियस ऑफेंस हो गया, सीरियस ऑफेंस हो गया, हीनियस में भी अगर 16 से कम उसकी उम्र है तो, अदरवाइज नहीं। सीरियस और मेनली किसमें, पेटी ऑफेंस के केस में, इन केसेस में ये अप्लाई होगा। क्या करा जाएगा, जैसे क्या किया गया, उसकी क्या करी गई, काउंसलिंग कर दी गई। काउंसलिंग करने का प्रोविजन दे दिया, जैसे ही कि क्या बोलते हैं, 18 का बी आप लोग देखेंगे, काउंसलिंग की बात करता है। उसके अलावा सी आप लोग देखेंगे, वो क्या बात करता है, कम्युनिटी सर्विसेज से रिलेटेड कोई ऑफेंस उसको दे दी, वो सजा उसको दे दी। अ, उसके उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करा दी, और कुछ टाइम तक उसको बोला गया ऐसे ऐसे करके चीजें करनी है आपको, ये चीजें, काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, पूरा प्रोसेस करवा दिया और उसको वापस से सोसाइटी में इंडल्ज कर दिया। मतलब कि इसको हार्डकोर एज अ क्रिमिनल वाली सजा यहाँ पे नहीं दी जाएगी। यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा कि वो बच्चा आगे की तरफ से ये सारे काम ना करे, उसका दिमाग थोड़ा खुले, उसे समझ में आए सही और गलत का डिफरेंस। देखो इसीलिए हीनियस ऑफेंस में भी 16 से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ, उसके ऊपर के बच्चों को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं, स्पेशल होम में कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं। अगर प्रोबेशन पे रखा या स्पेशल होम को ऑर्डर दिया तो वो कब तक जा सकता है, कैन एक्सटेंड अप टू 3 इयर्स। अब जैसे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट वाला, यही वाला जो है, ये हमारा कौन सा है, 18 का ई है, जो ये बात करता है। ठीक है। स्पेशल होम्स वाला कौन सा है, स्पेशल होम हमारा एफ के अंदर दिया हुआ है। तो ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि 18 के अंदर क्या है, 17 के अंदर क्या है। 17 में गिल्टी नहीं पाया गया, 18 में गिल्टी पा लिया गया। अगर 18(3) देखो क्या बता रहा है, 18(3) देखिए इंपॉर्टेंट है। 18(3) ये बताता है कि जो 15 में हम लोगों ने अभी असेसमेंट करवाया था, उसके बाद अगर बोर्ड को लग रहा है क्या कि एडल्ट ट्रायल जो है वो होना जरूरी है, तो फिर कहाँ भेज दिया जाएगा, चिल्ड्रंस कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। अब चिल्ड्रंस कोर्ट कहाँ पे,
चिल्ड्रंस कोड अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन 19। उससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड केसेस देख लेते हैं। अच्छा, कोई बच्चा है और बोर्ड को लग रहा है कि इसने ऑफेंस किया है और उसको चिल्ड्रंस कोर्ट के पास भेजना जरूरी है, तो क्या उसका जो ट्रायल है वो क्या किसके साथ होगा? एडल्ट की तरह ही हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी उसकी एज भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चा ही है। तो जो चिल्ड्रंस कोर्ट भी है वो भी ट्राई तो करेगी उसका जो क्या बोलते हैं ऑफेंस है, बट जो चिल्ड्रंस के लिए चीजें होती हैं जैसे एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना, उसको जो चिल्ड्रंस को जो भी सहूलतें दी जाती हैं वो दी जाएंगी, वो सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, उसको तुरंत जेल में भी नहीं भेजा जाएगा। तो वही सेफ्टी होम में या प्लेसेस ऑफ सेफ्टी इन्हीं सब जगहों पे उसको रखा जाएगा। स्पेशल होम अंडर सेक्शन 18 में भी अप टू कितने दिन तक के लिए हम लोगों ने देखा, 3 साल तक के लिए भेजा जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट इज अंडर, ट्रांसफर कहाँ किया जा रहा है ये पूछा है यहाँ पे। 18(3) में चिल्ड्रंस कोर्ट कहाँ है, वो 19 में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पावर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट कहाँ दिया हुआ है, 19 के अंतर्गत क्या क्या पावर है। ऑन रिसीविंग प्रिलिमिनरी असेसमेंट जैसे ही मिलता है, चिल्ड्रंस कोर्ट मेक्स इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन। अब बोर्ड ने तो अपने हिसाब से डिसाइड करके भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड ने भेज दिया अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चिल्ड्रंस कोर्ट अपनी तरफ से भी इंक्वायरी चाहे तो कंडक्ट करवा सकती है, अगर उसको लग रहा है कि ये जो है ये चाइल्ड ही है और हो सकता है कि कुछ इसमें चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं, मतलब कि ऑफेंस के अंदर नहीं आएंगी, तो फिर चिल्ड्रंस कोर्ट भी जो है वो जैसे बोर्ड अपनी पावर एग्जीक्यूट करता है वैसे ही चिल्ड्रंस कोर्ट भी अपनी तरफ से असेसमेंट, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर सकती है। ये पावर किसके पास है, बोर्ड के पास ये पावर दी हुई है। इट मे डिसाइड दैट देयर इज नीड फॉर ट्रायल एज एन अडल्ट। अब ये फिर से अपने आप अगर इसको लगता है तो ये डिसाइड करेगी कि क्या एक्चुअली में जरूरत है इसके, जो बच्चे ने ऑफेंस किया है इसको एज अ एडल्ट ट्राई करने की। इट मे ऑल्सो डिसाइड दैट देयर इज नो नीड फॉर एडल्ट ट्रायल एंड कंडक्ट इंक्वायरी एज बोर्ड। वो ये भी डिसाइड कर सकती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, कि कोई भी नीड नहीं है इसकी तरीके से ट्रायल करने की एज एन एडल्ट। फाइनल ऑर्डर शुड इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान एंड फॉलो अप। ठीक है, मतलब कि फाइनल ऑर्डर में जो रिहैबिलिटेशन वाला प्रोसेस है उसकी बात करी गई है। अब क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल केयर प्लान जो है वो कंपलसरी भी बताया गया है भाई। फाइनल ऑर्डर शुड इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान एंड फॉलो अप इफ एडल्ट ट्राइज रूट इज फॉलोड। अगर एडल्ट ट्रायल किया जा रहा है तो चाइल्ड इज केप्ट इन प्लेस ऑफ कस्टडी जब तक वो 21 साल का नहीं होता। अभी अभी मैंने जस्ट आपको ये बात बताई थी कि अगर ये सब चीजें चलती हैं तो 21 साल तक उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। रिफॉर्मेटिव सर्विसेज इंक्लूड, उसको ये सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी, उसे पढ़ाया जाएगा, स्किल डेवलप कराई जाएगी, काउंसलिंग कराया जाएगा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और साइकेट्रिक सपोर्ट जो भी जरूरत पड़ेगी वो उसको दिया जाएगा। और हर ईयर जो है वो क्या किया जाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है चिल्ड्रंस कोर्ट को जाती रहेगी इस बच्चे की। अब सेक्शन नंबर 20 इसके जस्ट बाद आता है, वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि जब ये बच्चा, जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा ना 21 साल का, तो जैसे ही वो बच्चा 21 साल का हो जाता है तब क्या होता है, मतलब अगर हम लोग देखें तो सेक्शन नंबर 20 क्या है, कॉन्टिन्यूएशन में है सेक्शन नंबर 19 के। तो ये बताता है कि क्या जो प्लेस ऑफ सेफ्टी में है, पहले तो पर्सन है कहाँ, 21 साल उसने अटेन कर लिया, ठीक है, सेंटेंस जो उसको दिया गया था, टर्म जो उसका था पनिशमेंट का वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर क्या करेगी, क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इवेल्युएट करेगी, देखेगी कि रिफॉर्मेटिव चेंजेस कितने आए हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ये बनने लायक हुआ है कि अभी भी उसी तरीके से उपद्रवी है, बाहर जाएगा फिर से नाटक फैलाएगा। ये सारी चीजें देखेगी, एक्सपर्ट का पैनल बैठेगा वो उसे इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद केवल दो ही पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, या तो वो इस लायक होगा और या फिर वो इस लायक नहीं होगा। किस लायक, रिलीज करने के लायक होगा या फिर उसे जेल भेज दिया जाएगा। अगर सारी कंडीशंस के साथ जा रहा है रिलीज का ऑप्शन, तो फिर रिमेनिंग पीरियड के लिए मॉनिटरिंग अथॉरिटी उसके लिए बिठा दी जाएगी। अगर रिलीज वाला ऑप्शन नहीं होता है, जेल भेजने वाला होता है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी रिमेनिंग टर्म जेल में कंप्लीट करना होगा उसको। साफ सीधी सी बात, 21 साल का मतलब ये नहीं है डायरेक्ट जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हमको पता चलता है कहाँ से, ये हमको पता चलता है सेक्शन नंबर 20 से।
19 में हम लोगों ने पावर देख लिया, सारी प्रोसेस देख लिए। हम लोगों ने देखा कि अगर 21 साल तक नहीं होता है तब तक उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखा जाएगा, लेकिन 21 साल का कंप्लीट होते ही हम गए सेक्शन नंबर 20 पे। सेक्शन नंबर 20 में हम लोगों ने ये देखा कि दो चीजें देखी जाएंगी, क्या उसके अंदर रिफॉर्म आ गए हैं, क्या उसे रिलीज किया जा सकता है या उसे जेल भेजना है। तो कोर्ट ने मेरी तरफ से जांच कराई, रिलीज की कंडीशन अगर बनी तो रिलीज कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर जो है मॉनिटरिंग रखी जाएगी, फिर या फिर जेल भेज दिया जाएगा। और जेल भेज दिया जाएगा किसके ऑर्डर पे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी किस तरीके से जो उसका बचा हुआ सेंटेंस है वो आगे जेल में एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो डायरेक्ट इसका मतलब ये नहीं है कि आज 21 साल का वो तो चलो बेटा झूला उठाओ, तुम्हें बड़े घर जाने की जरूरत है, जेल, ऐसा नहीं होता। आप आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्ड्रंस कोर्ट इज बाउंड बाय बोर्ड असेसमेंट, always, never, independently, no, it makes independent decision, only police decide। तो चिल्ड्रन कोर्ट क्या बाउंड होती है? हम लोगों ने देखा नहीं, चिल्ड्रंस कोर्ट अपने आप डिसाइड कर रही थी ना, तो बाउंड नहीं है। तो क्या हुआ? नो, इट मेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अंडर अडल्ट ट्रायल रूट चाइल्ड इज केप्ट इन प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल, अडल्ट ट्रायल रूट में चाइल्ड को सेफ्टी में कब तक रखते हैं? अभी सारी बहस हम लोगों ने 21 और वो 20 और 19 में यही देखी कि अंटिल 21 साल तक। ठीक, फिर वही सेक्शन नंबर 21, पर्सन इज कंप्लीट 21 ईयर्स बट टर्म इज नॉट कंप्लीट। चिल्ड्रन कोर्ट इवेल्युएट करेगी, इवेल्युएशन होगा कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में कि नहीं, कोर्ट में टेक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। और तो यही प्रोसेस जो भी हम लोगों ने पढ़ा वही यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन देखते हैं इससे। एट 21 ईयर्स कोर्ट फर्स्ट डज, क्या करेगी? ऑटोमेटिक जेल ट्रांसफर? नहीं। इवेल्युएशन ऑफ रिफॉर्मेटिव चेंजेस? हाँ। फ्रेश एफआईआर? नहीं। एडॉप्शन इंक्वायरी? नहीं। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ रिफॉर्मेटिव चेंजेस कोर्ट यहाँ पे करेगी। कंसिडर वही करेगी ना, सबसे पहले वही चेक करेगी। कोर्ट में रिलीज विद, कोर्ट किसके साथ रिलीज कर सकती है? नो कंडीशंस, बिना किसी कंडीशन के, ऐसा नहीं है। सुटेबल कंडीशंस एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग होती है, सुटेबल कंडीशंस होती हैं। हाँ, होती तो है, आगे देखते हैं। पुलिस लॉकअप? नहीं, ऐसा नहीं है। डेथ सेंटेंस? नहीं। भाई छोड़ रहे हो तो लॉकअप में और डेथ सेंटेंस में क्यों छोड़ोगे? ठीक है, तो इसका हो गया, सुटेबल कंडीशंस लगाएगी और मॉनिटरिंग के लिए उस पर नजर रखी जाएगी। ऑर्डर्स प्रोहिबिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड, तो कौन से सेंटेंस जो है वो प्रोहिबिटेड है चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में? तो सबसे बड़ी बात है, डेथ सेंटेंस आप नहीं दे सकते। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो जो कि रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ है, मतलब कि जिसमें कि आप छोड़ ही नहीं सकते, सजा माफ नहीं करी जा सकती, वो वाला लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप नहीं दे सकते। ठीक है, बस इतनी सी बात है इस पूरे सेक्शन में। नो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी सेंटेंस्ड टू डेथ, नो चाइल्ड शैल बी सेंटेंस्ड, देखना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, मतलब कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज नहीं है, ऐसा वाला लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप नहीं दे सकते हैं। प्रोहिबिशन इज ऑब्सोल्यूट फॉर दीज टू टाइप ऑफ सेंटेंस, द सेक्शन डज नॉट से दैट, यहाँ पे ये नहीं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता है, इस पे फोकस रखिएगा, ये पूछने जाने वाली चीज है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन 21 प्रोहिबिट्स एडवाइस, कम्युनिटी सर्विस, डेथ सेंटेंस, प्रोविशन। तो भैया डेथ सेंटेंस का तो है, बाकी सारी चीजें प्रोहिबिट यहाँ पे नहीं करी जा रही हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रोहिबिटेड व्हेन इट इज विद पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज फॉर अडल्ट्स ओनली, लेस देन 3 इयर्स। तो भाई ये कैंसिल, विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज वाला डेथ सेंटेंस जो है वो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसको हम लोग भाव नहीं देते हैं, बच्चों जुवेनाइल्स को वो सेंटेंस नहीं दिया जाता है। ये हम लोगों ने अभी देखा। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर सेक्शन 22, जो सीआरपीसी में चैप्टर हमारा 8 हुआ करता था, प्रिवेंटिव्स वाला। अब बताइए बीएनएसएस में ये चैप्टर कौन सा है जो गुड के वो गुड हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए, गुड बिहेवियर्स के लिए ये सब चीजें यूज करता था, वो वाला। कीपिंग पीस, गुड बिहेवियर, जे एक्ट क्या कहता है? ऐसे प्रोसीडिंग्स चाइल्ड के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट नहीं होंगे और ऐसे ऑर्डर पास नहीं होगा। नो प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 सीआरपीसी शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन करंट लॉ रेफरेंस, रीड द corresponding chapter number। नो ऑर्डर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ शैल बी पासेस अगेंस्ट चाइल्ड, मतलब कि ये वाली चीजें नहीं होंगी, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्या कहता है, जो हमारा चैप्टर 8 सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स है, ये क्या बात करती हैं? क्या है? मैंडेटरी है, बार्ड है,
ऑप्शनल है, एडल्ट ट्रायल है। तो भाई हम लोगों ने देखा कि ये प्रोसीजर जो है ये बार्ड है। ठीक है, उसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर अगेंस्ट चाइल्ड अंडर सेक्शन 22 is allowed barred police discretion yearly review। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर अगेंस्ट चाइल्ड अंडर सेक्शन 22 क्या है? अलाउड है? नहीं, बार्ड है ना। यस, इट्स बार्ड। अब आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 23। ये बताता है नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स विद एडल्ट। मतलब ये समझे दो तीन लोगों ने मिलके कोई ऑफेंस किया, उसमें दो बच्चे थे एक एडल्ट था, तो इनके साथ में प्रोसीडिंग करी जाएगी? नहीं भाई, इनके साथ में प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। इतनी राम कहानी लोग अलग से एक्ट बना दिए हैं, अब उसमें दोनों के साथ में प्रोसीडिंग होगी, ये कैसे पॉसिबल है? तो दोनों की अलग अलग प्रोसीडिंग चलेंगी, चाइल्ड की भी और जो एडल्ट है उसकी भी। A child alleged to be in conflict with law cannot be jointly proceed। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, सेम वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, क्यों होता है ये जॉइंट प्रोसीडिंग, क्यों प्रोहिबिटेड होती है? ठीक है, अब चाहे ऐसा नहीं है कि क्योंकि डिफीट हो जाएगा भाई, चाइल्ड के लिए थोड़ी सी लीनियंसी है, हम लोग उस तरीके से पनिशमेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं ना, तो जस्टिस डिफीट ना हो, इसलिए दोनों को अलग अलग करेंगे। अब जैसे इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के बीच में पता चला कोई पर्सन एक्चुअली चाइल्ड नहीं है, तो उसे चाइल्ड के साथ उसका ट्रायल नहीं करेंगे। पता चला पहले चल रहा होगा, लेकिन बाद में जैसे ही पता चला कि नहीं यार ये तो एक बड़ा है बाकी दो बड़े छोटे हैं, तो वो ट्रायल वहीं से उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग कर दी जाएंगी। भले सेम ऑफेंस किया हो, सेम ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 24 भी देख लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे रिमूव होती है। अच्छा, उससे पहले चलिए एक बार क्वेश्चन पहले यहाँ कर लेते हैं। चाइल्ड एंड अडल्ट ज्वाइंट प्रोसीडिंग इज कंपलसरी? नहीं, कंपलसरी नहीं है। परमिटेड? नहीं। प्रोहिबिटेड? यस। डिसाइडेड बाय पुलिस? कतई नहीं। ठीक है, पुलिस को डिसाइड करने लगी तब तो हो गया कल्याण, सत्य पिट जाएगी। सेक्शन 23 प्रोटेक्ट्स एडल्ट ज्वाइंट ट्रायल। क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? एडल्ट ज्वाइंट ट्रायल, सेपरेट जुवेनाइल प्रोसेस, सिविल डिक्री, पुलिस कस्टडी। एडल्ट ज्वाइंट ट्रायल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ज्वाइंट ट्रायल यहाँ पे नहीं होगा ये बता रहा है। सेपरेट जुवेनाइल प्रोसेस, यस। सिविल डिग्री की तो कोई बात ही नहीं है, पुलिस कस्टडी की भी यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में अगर कन्विक्शन होता है फ्यूचर में सेवरल डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट कर सकती हैं, अगर उस बच्चे के रिगार्डिंग कोई मैटर होता है, अभी वो चाइल्ड है, तो आप ये सारी जो अकाउंट्स हैं जो हिसाब किताब है ये सबको हटा दो। ठीक है, जेजे एक्ट का रूल क्या है? चाइल्ड को एक्ट के अंडर डील किया गया है, उसके बाहर नहीं। जनरली कन्विक्शन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन अटैच नहीं होगी, मतलब कि कन्विक्शन से रिलेटेड चीजें नहीं अटैच होंगी। एक्सेप्शन क्या है? अगर चाइल्ड 16 से ज्यादा का है, चिल्ड्रंस कोर्ट में डिसाइड हो रहा है, या 19 में आ रहा है, 19 1 के 1 में, या एडल्ट की तरह उसको ट्रायल किया गया, तो आप जो है उसको डील कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोटेक्शन अप्लाई होगा। लेकिन अगर इन केसेस में आया तो फिर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मली रिकॉर्ड्स क्या रहेंगे? अपील जैसे ही पीरियड जो है, अपील का जो पीरियड है, प्रिस्क्राइब्ड रिस्पॉन्सिबल पीरियड्स जो हैं उसके बाद जो रिकॉर्ड है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हीनियस ऑफेंसेस के केस में प्लस अडल्ट ट्रायल का रूट लिया गया था अगर सेक्शन 19(1)(1) के अंतर्गत, जो भी हम लोगों ने देखा, तो कन्विक्शन के रिकॉर्ड्स जो होंगे वो रिटेन किए जाएंगे। मतलब ये है कि बच्चों से रिलेटेड जैसे भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग हटा देंगे। तो अ चाइल्ड डेल्ट अंडर द एक्ट जनरली डज नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन अटैच टू द कन्विक्शन। कन्विक्शन से रिलेटेड जो डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं वो सफर नहीं करेगा। बोर्ड में डायरेक्ट पुलिस टू डिस्ट्रॉय रेलेवेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड। जो भी पीरियड है अपील अपील का ये सब निकल गया, उसके बाद वो रिकॉर्ड्स जो है वो हटा दिए जाएंगे। चिल्ड्रंस कोर्ट में डायरेक्ट इट्स रजिस्ट्री टू डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड्स आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड। एक्सेप्शन क्या है? सर्टेन हीनियस ऑफेंसेस जो भी हम लोगों ने देखे, इन्वॉल्विंग 16 प्लस चाइल्ड फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट बाय चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर अडल्ट ट्रायल, मतलब कि वही 19(1)(1) का प्रोसेस यूज हुआ। तो जनरल रूल इज रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ऑलवेज चेक द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है बट जनरल रूल यही है कि रिमूव कर दिया जाएगा। जनरल रूल अंडर सेक्शन 24 डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यूज फॉर एवर, डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव यस, डेथ सेंटेंस नो रिकॉर्ड्स एवर। तो भाई बाकी सब गलत है, डिस्क्वालिफिकेशन हटा दी जाती है। रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन इज सब्जेक्ट टू नो एक्सेप्शन
स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन होगा, फिर लोगों ने लास्ट ही लाइन ये देखी है। अब पेंडिंग केसेस के रिगार्डिंग हम लोग कैसे डील करेंगे? प्रोसीडिंग कंसर्निंग चाइल्ड्स एलिज्ड फाउंड, हाँ, जैसे 2015 का एक्ट है हमारा, ठीक है, ये जब कमेंस हुआ, ठीक है, तो इसके टाइम पे भी कुछ प्रोसीडिंग्स चल तो रही होंगी बोर्ड पर, कोर्ट पर, वो भी पेंडिंग होंगी, तो उनको जनरली उसी फॉर्म में कंटिन्यू किया गया। जैसे कि 2015 वाला एक्ट अभी इनएक्ट ही नहीं हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव बताइए क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव सीधा सा है कि एक्सिस्टिंग जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उनको सडनली रीस्टार्ट ना करना पड़े, ट्रांसफर करके डिस्टर्ब ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जुवेनाइल से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेक्शन 25 को स्पेसिफिक और एक स्पेशल प्रोविजन की नजर से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। Proceeding concerning child alleged found in conflict with law pending before board or court on commencement date, वो उसी तरीके से कंटिन्यू हो जाएंगी। दे कंटिन्यू इन दैट बोर्ड कोर्ट एज ए 2015 का एक्ट अभी लागू ही नहीं हुआ है। हाउएवर बोर्ड शैल पास ऑर्डर अंडर 2015 एक्ट एज फार एज मे बी, बोर्ड जो है लेकिन ऑर्डर इसके अंदर पास कर सकता है, ठीक है। एक्ट कब लागू हुआ था? एक्ट लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 को। ये हम लोग बहुत स्टार्टिंग में ही चीजें देख चुके हैं। अब सेक्शन नंबर 25 रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 25 क्या करता है? डील्स विथ पेंडिंग केसेस, बेल ग्राउंड्स, अडॉप्शन ओनली, चाइल्ड लाइन सर्विसेज नहीं, अडॉप्शन ओनली नहीं, बेल ग्राउंड्स नहीं, पेंडिंग केसेस यस। जेजे एक्ट कमेंसमेंट डेट यूजफुल विद सेक्शन 25, 15 जनवरी 2016। सेक्शन 26 बहुत इंटरेस्टिंग है, बताता है रन अवे चाइल्ड जो है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। चाइल्ड अगर स्पेशल होम में है, ऑब्जर्वेशन होम में है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में है, या फिर पर्सन इंस्टीट्यूशन, ये पर्सन है कोई इंस्टीट्यूशन है उसकी कस्टडी में है और वहां से भाग गया, तो फिर 26 एक क्या कहता है? 26 एक कहता है कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? एनी पुलिस ऑफिसर चाइल्ड को वापस से चार्ज में ले सकता है। कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको पीछा करके उसे वापस से पकड़ सकता है, और विद इन 24 आवर्स। 26 का 2 बताता है क्या? विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना होगा उसको, जैसे ही आपने पकड़ा। सेम बोर्ड जिसने उसके लिए ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम में रहो, उसी के सामने उसे लेके जाया जाएगा। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर नियरेस्ट बोर्ड जो है उसके सामने उस बंदे को लेके जाया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट क्या करेगा? ये चेक करेगा कि चाइल्ड भागा क्यों था। उसके बाद ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन पर्सन के पास उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, और या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन के पास उसको जमा वापस से करा दिया जाएगा। बेस्ट क्या बोलते हैं, जो हम लोगों ने देखा भी ना, चिल्ड्रन का बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाएगा के लिए स्पेशल डायरेक्शन भी कोर्ट दे सकता है। भाई पता कर रहा है ना क्यों भाग रहा है, का कोई रीजन ऐसा पता चलता है कि वहीं पे कुछ दिक्कत थी, तो उस हिसाब से उसके लिए भी ऑर्डर दे सकता है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन से रन अवे करने के एक्ट के लिए कोई एडिशनल प्रोसीडिंग चाइल्ड के अगेंस्ट में नहीं लगाई जाएगी। मतलब अगर वो दीवार फांद के भाग गया तो जो उसके ऊपर वैसे पहले से पनिशमेंट है वही रहेगा, कोई अलग से इसमें पनिशमेंट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? ठीक। अब देखते हैं जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। एनी पुलिस ऑफिसर मे टेक चार्ज ऑफ चाइल्ड हु रन्स, एनी पुलिस ऑफिसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, फ्रॉम स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी और ऑथराइज कस्टडी। चाइल्ड शुड बी प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, प्रेफरेबली कहाँ पे? ओरिजिनल बोर्ड के सामने। बोर्ड असर्टेन रीजंस, बोर्ड जो है वो लिखेगा रीजंस फॉर रनिंग अवे। बोर्ड में सेंड दिस चाइल्ड बैक उसी जगह पे या फिर अनदर सुटेबल प्लेस। No additional proceeding shall be instituted merely because the child ran away. Ran away child must be produced within 24 hours. ये ऑब्वियसली यही है, 7 दिन नहीं, 3 मंथ नहीं, 1 साल नहीं। ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे ही पढ़ा है। फ्रेशली प्रोसीडिंग merely for running away is कंपल्सरी। फ्रेश प्रोसीडिंग होती है नहीं। बार्ड ऑटोमेटिकली एडल्ट ट्रायल, पुलिस कस्टडी ओनली। तो भैया बार्ड है, फ्रेशली न्यू प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या है? बी वाला इसका सही आंसर है, बाकी सब गलत है। देखते हैं पेटी ऑफेंसेस के केस में, अगर 18 साल से कम है, बोर्ड जो है समरी प्रोसीडिंग्स देखेगा, सीरियस ऑफेंसेस हैं, प्लस बिलो 18 साल है, बोर्ड समन केसेस प्रोसीजर हीनियस केस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंस है तो फिर 16 से नीचे बोर्ड क्या करेगा? समन केस का प्रोसीजर फॉलो करेगा इन सारे केसेस के अंतर्गत।
हीनियस ऑफेंस है और अगर वो 16 और 18 के बीच में है तो पहले सेक्शन 15 की प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा। आफ्टर असेसमेंट कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको रखना है या फिर ट्रांसफर कर देना है चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर 18। तीन चिल्ड्रंस कोर्ट में स्टिल डिसाइड एडल्ट ट्रायल होना है कि नहीं होना है। हीनियस ऑफेंस बिलो 16 गोज टू एडल्ट ट्रायल ऑटोमेटिकली, बोर्ड इंक्वायरी, पुलिस लॉकअप और सिविल कोर्ट। तो हम लोगों ने देखा बोर्ड इंक्वायरी। 16 से 18 वाले हीनियस ऑफेंस फर्स्ट रिक्वायर्स क्या, प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा। कहाँ इनका, सेक्शन 15 के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। जो एक्ट था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ये कुछ क्लोजर्स वाला है। बोर्ड मेंबर्स इंडक्शन ट्रेनिंग विद इन 60 डेज। जो बोर्ड मेंबर जैसे ही भर्ती होते हैं, जो हम लोगों ने देखा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है, उसके अलावा दो सोशल वर्कर होते हैं, उनको जैसे ही हम लोगों ने भर्ती किया, बोर्ड में मेंबर बनाया, उसके 60 दिन के अंतर्गत उनकी ट्रेनिंग होगी। और जो हमारा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है वो कौन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, या फिर जो हमारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पहले होता था वो भी हो सकता है, लेकिन अब वो नहीं होता है। बोर्ड मेंबर इंडक्शन ट्रेनिंग विद इन 60 डेज। प्रोडक्शन बिफोर बोर्ड 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, जर्नी का टाइम एक्सक्लूड होगा। बेल कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हुई है, प्रोड्यूस बिफोर बोर्ड विद इन 7 डेज फॉर मॉडिफिकेशन। अगर बेल के लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई थी और वो पूरी नहीं हो पाई हैं तो फिर 7 दिन के अंदर मॉडिफाई करना वो आना होगा और कोर्ट उसको मॉडिफाई करेगी। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 15 दिन के अंदर या फिर 2 वीक डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजंस। मेन इंक्वायरी 4 मंथ्स प्लस बोर्ड एक्सटेंशन अप टू 2 मंथ्स हम लोगों ने देखा था। प्रिलिमिनरी असेसमेंट 3 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन। मेन इंक्वायरी ऑर्डिनरी पीरियड इज, हम लोगों ने देखा 4 महीने, 7 या 60 या तो 4 महीने इसका सही जवाब है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट टाइमलाइन इज 24 आवर्स, 3 मंथ्स, 2 ईयर्स, नो लिमिट। तो 3 मंथ्स इसका सही जवाब है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब ये इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एज इज चेक जब ऑफेंस हुआ था। बेल अंडर 12 अप्लाइज इवन टू नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पे भी अप्लाई होता है। नॉन बेलेबल नेचर अलोन इज नॉट अ ग्राउंड, नॉन बेलेबल है इसके बेसिस पे आप बेल ग्रांट नहीं करेंगे, ये कोई प्रोविजन की बात नहीं है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक है। ओनली हीनियस ऑफेंसेस 16 से 18 ट्रिगर सेक्शन 15 में असेसमेंट। नो पुलिस लॉकअप, नो जेल, नो ज्वाइंट प्रोसीडिंग्स विद एडल्ट्स, ये हम लोगों ने देख लिया। नो डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज। प्रिलिमिनरी असेसमेंट डिसाइड क्या करता है, वेदर ट्रांसफर एडल्ट ट्रायल इशू अराइजेस। चाइल्ड विद एडल्ट इन सेम ऑफेंस कैन बी जॉइंटली प्रोसीडेड, नहीं नहीं हो सकता, इसको प्रोहिबिट करा जा चुका है। तो ये हमारा लेक्चर जो है जेजे एक्ट का वो कंप्लीट होता है यहीं पे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारा एक्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आपके पास ये नंबर है ही, आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। नोट चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट एक्ट को कवर करेंगे। तब तक इस टाइम पे करेंटली हमारा क्या क्या चल रहा है, हमारा सीआरपीसी चल रहा है, सीआरपीसी बीएनएसएस और जेजे एक्ट हम लोगों ने एक वन शॉट में कंप्लीट किया। और इसके अलावा जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या फिर एससी/एसटी एक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एक्ट जल्दी कवर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो कवर कर लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हर हर